बिगुल भी बज चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं। महायुति ने वो कर दिखाया, एक करिश्मा कह सकते हैं इसको, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने दम पर किया और साथ में जो उसके सहयोगी थे उन्होंने भी हाथ में हाथ डालकर किया। लेकिन झारखंड से अच्छी खबर बीजेपी के लिए नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जाहिर तौर पर जो नतीजे हैं उन्हीं का सबको स्वागत करना पड़ता है। हालांकि मेरे साथ मेरे सहयोगी निखिल है। निखिल, अभी मैं आपके पास जाऊं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। संजय राउत, उनकी तरफ से पहले कई सारी बातें कही गई, उन्होंने कह दिया कि ईवीएम खराब है, नतीजे खराब है, दोबारा मतदान हो। लेकिन अब एक एक करके सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, जनता ने जो भी नतीजे दिए उसको स्वीकार किया जाए। निखिल। बिल्कुल, नमस्कार दर्शकों, धन्यवाद रीमा। और जैसा कि रीमा ने कहा, कांग्रेस कम से कम अब इसको स्वीकार करने लगी है और शायद ये उनको समझ में आ रहा है कि जो जनता का जनादेश है वो दरअसल स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से महायुति ने प्रचंड जीत महाराष्ट्र में दर्ज की है वो ऐतिहासिक है और इतिहास जनता ने बनाया है और झारखंड में भी इतिहास जनता बना रही है। तो कुल मिलाकर ये देख रहे हैं कि जनादेश में महाराष्ट्र और झारखंड की जनता अपना जनादेश अब दे चुकी है और इस पर किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन से लेकर के जो दूसरी चीजें हैं उसकी भी हम बात करेंगे। नंबर्स क्या कुछ आ रहे हैं, कौन जीत रहा है, ये सारी बातें हम एक एक करके बताते रहेंगे अपने इस प्रसारण में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है इस समय की हेडलाइंस। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत, भाजपा कार्यालय और अन्य जगहों पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं होगा कोई भी विवाद, प्रधानमंत्री मोदी को दिया जीत का श्रेय। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडी गठबंधन की सरकार बनना तय। भाजपा के सहयोगी दलों के खराब प्रदर्शन से सरकार ना बना पाने का बना सबसे बड़ा कारण। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में चला योगी मैजिक, एनडीए को 7 जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमटी। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी 4 लाख के अधिक अंतर से जीती। और योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मुहर। सुरक्षा, सुशासन और जन कल्याणकारी नीतियों के साथ कार्यकर्ताओं के परिश्रम को सराहा। और महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में महायुति को प्रचंड जीत मिली है। यहां अकेले भाजपा को 130 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी मई के महीने में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम को नहीं दोहरा पाई है। उसे विदर्भ के क्षेत्र में भी अगर हम कहें तो सबसे तगड़ा झटका लगा है, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। महायुति की बड़ी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जाता है, जिनके नेतृत्व में सरकार ने लगातार जन कल्याण की योजनाओं को जारी रखा। क्या है महाराष्ट्र की टैली इस वक्त की रुझानों के साथ और नतीजों के साथ, आइए जरा एक बार देख लेते हैं। तो ये वो टैली है जिसमें महाराष्ट्र में लगभग हर जगह पर भगवा निखिल नजर आ रहा है और भगवा ही भगवा ऐसा लग रहा है। अच्छा है वो 133 बीजेपी, शिवसेना शिंदे, अब शिंदे नहीं असली शिवसेना की लड़ाई थी। असली शिवसेना कहां है वो पता चल गया। 54 सीटें, एनसीपी 41, कांग्रेस 17 सीटों पर आकर सिमट गई है। मतलब विपक्ष के नेता के लिए भी अब ऐसा लगता है कि उलझने हो गई हैं। और जो शिवसेना की बात आप उद्धव ठाकरे की कर रही है वो 21 पर सिमट गई है जाकर। एनसीपी शरद पवार 9 पर और अदर्स 13 पर। तो ये जो टैली है सामने, इसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रचंड बहुमत के साथ में महाराष्ट्र में जीत मिली है एनडीए को। और ये इस वक्त की फाइनल टैली है जो अब तक के सामने आ चुकी है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात निखिल ये दिखाई दे रही है कि अदर्स जो हैं वो 13 सीटें लेकर आ रहे हैं। अदर्स से भी कम हालत हो गई है। शरद पवार, एनसीपी और अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो सिर्फ 4 सीटों का ही अंतर है। तो मतलब इस हालत पर यह गठबंधन पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। अब कौन सा ऐसा बड़ी भूल थी जिसको लेकर के जनता ने इनको ठुकरा दिया पूरी तरीके से और इस हाल पर पहुंचा दिया, यही वो एनालिसिस है जो अब करना बाकी है। जी बिल्कुल। और खास तौर पर जब हम शिवसेना और एनसीपी की बात करते हैं तो जो धड़े, जिनको कम सीटें मिली हैं, जिनको कम वोट मिले हैं, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह भी अब चर्चा का विषय होगा। और ये क्षेत्रवार हम बता रहे हैं, सिटी वाइज। बॉम्बे, मुंबई,
वहां पर बीजेपी 15 सीटें, शिवसेना 5, एनसीपी 1, कांग्रेस 4, शिवसेना यूबीटी 10, एनसीपी शरद पवार 0 और अदर्स 1। यहां पर यूबीटी ने अच्छा प्रदर्शन, क्योंकि माना कभी ये जाता है गढ़ हुआ कि करता था मुंबई और 36 में 10 मैं इसको पराजय के तौर पर ही देखता हूं। 36 में 10 बीजेपी ने वहां पर भी 15 सीटें गेन की हैं। तो ये समझा जा सकता है कि लगभग हर क्षेत्र में, ये मुंबई का ही नहीं बल्कि जो भी रीजन्स है हर जगह एनडीए ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, और यहां पर भी अपने गढ़ में भी एक तरीके से नकारा ही गया है। कोंकण रीजन, ये भी अहम रीजन था, यहां पर भी भगवा ही भगवा ज्यादा दिख रहा है। भगवा और शिवसेना 17 सीटें बीजेपी, शिवसेना 16, एनसीपी 5। जी, कांग्रेस 0, ये अपने आप में देखिए, और उद्धव ठाकरे की पार्टी 1, शरद पवार को 1 और अदर्स 2, यानी कि अदर्स जो है वो फिर जैसा कि आप करें तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार से ज्यादा यहाँ तो 42 में से 42, मतलब पूरा ही 17, 16, 5 का आंकड़ा स्वीप तो पूरी तरह महायुति। हाँ, और कांग्रेस की स्थिति देखिए कि कांग्रेस 0 पर है, खाता नहीं खुला कोंकण में। तो ये कोंकण रीजन के आपने देखे ग्राफिक्स, और हम अब दूसरे रीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मराठवाड़ा, जिसकी लड़ाई इस बार असली मराठी की लड़ाई भी चल रही थी। वहां पर भी बीजेपी ने ही स्वीप किया एक तरह से। 19 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना 11, एनसीपी 8। कांग्रेस का प्रदर्शन यहां भी बेहद खराब, 2 सीटें। उद्धव ठाकरे फिर आप देखिए 5 पर सिमट गए और शरद पवार 1 पर, जिनको कहते हैं कि मराठा क्षत्रप हैं, उनको 1 सीट मिली है, 1 विधायक। जी, और ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर कि देवेंद्र फडणवीस पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं, नरीमन पॉइंट, और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो जलेबी खा रहे हैं क्या निखिल? हाँ, जलेबी खा रहे हैं जी। अब ये गोवाना की जलेबी तो नहीं हो सकती, ये लगता है असली मराठी जलेबी है जिनका स्वाद चखा जा रहा है। और देवेंद्र फडणवीस अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए और जलेबी खाते हुए, ये जश्न की तस्वीरें। अब ये जो जलेबी है, इसको अगर आप कहें कि ये राजनीति का एक अहम हिस्सा हो चुकी है। अब जब मुंह मीठा कराया जा रहा है तो लड्डू से ज्यादा जलेबियां चल रही है, और इसमें भी शायद बहुत संकेत छिपा है। बहुत संकेत छिपा है। हरियाणा में जिसको जलेबी खानी थी और खिलानी थी वो तो नहीं खा पाए राहुल गांधी, लेकिन उसके बाद से जलेबी ट्रेंड कर गई है। जी, और जलेबी अब जो भी जीत रहा है वो जलेबी खाकर बताना चाह रहा है दूसरे जो अपने विपक्षी को। तो ये वो जगह है निखिल, नरीमन पॉइंट, जहां पर कि बीजेपी का मुख्यालय है, वहां मुंबई में। और वहां पर अब से कुछ ही देर पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पद, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अब बीजेपी का हो, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की हैं। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियां बैठकर मिलकर सहयोगियों के साथ हम इस बात को तय करेंगे कि आखिर सीएम कौन होगा। लेकिन देखिए, बेहद ही ऐसी तस्वीरें हैं दुर्लभ जी, जो कि कई समय बाद इस वक्त बीजेपी के लोगों के चेहरों पर मुंबई में दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, एक खुशी की लहर है बीजेपी के नेताओं में, एनडीए के नेताओं में। और सबसे खास बात है कि इस जीत के बाद भी किसी तरह के इस बात के दावे नहीं हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा होगा या तुम्हारा होगा। देखिए, जलेबी तली जा रही है। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस खुद जलेबी तल रहे हैं। हालांकि ये फ्रेम उनको सामने से नहीं दिखा रहा है, लेकिन साइड पोस्ट से दिखाई दे रहा है कि वो खुद जलेबी तल भी रहे हैं। जी, अब और किसको तल रहे हैं ये नहीं समझ आ रहा। विरोधियों को तल रहे हैं, लेकिन जलेबी जरूर तली जा रही है। लेकिन अब ये जलेबी तल रहे हैं, अब विरोधियों के छाती पर मूंग डला जा रहा है, जिसको कहना चाहिए। अगर इसको इस तरह से देखें, इसके बड़े संकेत हैं। और गोहाना की जलेबी हरियाणा में जिस जीत को दर्ज किया, वो जो ट्रेंड शुरू हुआ वो महाराष्ट्र में भी जारी है। एसएन सिंह जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, स्टूडियो में हैं। एक रिएक्शन बस इस पर ले लें, उसके बाद हमें झारखंड की टैली देखनी होगी। एसएन सिंह जी, जलेबी खाने से ज्यादा तल भी रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। क्या संकेत है जी? मिठास जो होता है ना, वो आत्मीयता का प्रतीक होता है। जब हम कहीं अपने किसी रिलेशन में भी जाते हैं तो मीठा लेकर जाते हैं। आज जो जलेबी, ये बताया जा रहा है कि जो जीत है वो जीत का जश्न मिठास का, सकारात्मकता की जीत है, क्योंकि नकारात्मकता समाप्त हो गई है। और नकारात्मकता कहां पे चली गई है? जहां पे हार है, जहां पे आपस में अभी से हो रहा कि तुम्हारे नाते तुम गलती किए, ये किए, वो किए, ये सब कुछ हो रहा। और ये पहली इसी समय नहीं हुआ, जब चुनाव भी हो रहा था। चुनाव माने चुनना, विकल्प इख्तियार करना। तो भारतीय जनता पार्टी सकारात्मकता के साथ ये बात कहती थी कि एकता में बल होता है, मिलकर रहो, प्रदेश की समृद्धि के लिए कार्य करो। उस समय भी आप देखे होंगे कांग्रेस के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं वो भी कहते नहीं भाई, जो है वो भगवाधारी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। वो कहते हैं
कि भारत में तो भारतीय जनता पार्टी को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। तो इस तरह की नकारात्मकता की बात को अरे अभी जनता तो बड़ी नकार मीठी दी। मीठी बातें हो रही थी, अभी कहाँ मारने काटने के बाद। अनंत विजय जी, उनका विट बहुत अच्छा है। अनंत विजय जी राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, और ऋषि मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अनंत विजय जी, ये जलेबी क्या कहती है, जलेबी का तलना क्या कहता है? हाँ, क्योंकि लड्डू की जगह अब जलेबी ने ले लिया है, तो इसके कुछ संकेत तो होंगे ही। रीमा जी, एसएन सिंह साहब ने मिठास की बात की। साहब अभी मिठास में थोड़ा वक्त है, अभी तो तला जा रहा है। अभी तो देवेंद्र फडणवीस रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट करने के बाद जब चाशनी में डालेंगे तब दिखाई पड़ेगा कि कितनी मीठी या कितना वो चाशनी लेके बाहर निकलता है। तो उसमें तो अभी 2-3 दिन का समय लगेगा। तो मुझे लगता है कौन सी चाशनी किधर कितनी जाएगी इसका पता परसों तक चल जाएगा, मुझे लगता है। लेकिन जिस लिहाज से ये बात की जा रही थी, रीमा जी, आप तो मुंबई होके आई हैं, ये देखिए अब जिलेबी खिलाने लगे। अब इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री मान लिया है। मान लेना भी चाहिए कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपने नेतृत्व में दिन रात एक करके मेहनत से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है। एक ऐसा व्यक्ति जो 5 साल मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद उसको 2.5 वर्ष तक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहना पड़ा। और यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की विशेषता है कि वहां पद जो होता है वो दायित्व होता है। और उसी दायित्व के अंतर्गत आप देखिए, अगर यही बात कांग्रेस में होती तो कितना सरफटौल होता मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एक मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया और फिर उसने तमाम अपने ताकत लगा के पार्टी को फिर शीर्ष पर पहुंचा। अब देखिए, आप सामने वाला फ्रेम खोज रही थी, अब वो जलेबी तल रहे हैं सामने वाले फ्रेम से। जी बिल्कुल। और ऋषि मिश्रा से भी इसी जलेबी पर कमेंट लेना चाहेंगे। जलेबी ट्रेंड कर रही है। जलेबी ट्रेंड कर रही है ऋषि मिश्रा जी। और ये जो हरियाणा की जलेबी थी, अब उसकी जिसको कहना चाहिए कि सियासी गूंज महाराष्ट्र तक पहुंची है। कुछ कमेंट आप भी देंगे इस पे? मोदी जी देख भी रहे हैं जलेबी तलते हुए। नहीं, निश्चित ही महाराष्ट्र भाजपा को और भाजपा को महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के लिए शुभकामनाएं देना ही चाहिए। और ये प्रचंड जीत है, और यदि आप देखें तो ऐतिहासिक जीत है। इतना मजबूत मैंडेट मुझे नहीं लगता है कि कभी भी महाराष्ट्र में बीजेपी या किसी दल को, मतलब खासकर एनडीए को कभी मिला हो। लेकिन दूसरी तरफ मिठास और जीत है सर, लगातार तीसरी जीत है जी। लेकिन अनंत विजय जी, मिठास और बढ़ जाती जब झारखंड में बेहतर रणनीति के साथ यदि बीजेपी वहां चुनाव लड़ती, बाबूलाल मरांडी साहब को फ्री हैंड मिलता, जितना प्रभारी वहां और सह प्रभारी को फ्री हैंड मिला। अब देखिए, झारखंड आदिवासी बेल्ट है, जिस नारे को ऋषि मिश्रा जी, अभी झारखंड की टैली पर आना है हमें। अभी तो हम जरा ये शॉर्ट्स पर बात करना चाह रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उस पर भी बात करनी है। झारखंड की टैली पर आते हैं। ठीक है रीमा, जिस झारखंड की बात ऋषि मिश्रा जी कर रहे हैं, चलिए अपने दर्शकों को वहां की टैली भी दिखा देते हैं और उसके बाद ऋषि मिश्रा जी और बाकी जो हमारे गेस्ट हैं उस पर बात करेंगे। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर से सत्ता में वापसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। और झारखंड में अगर रुझान और नतीजे 81 सीटों पर बीजेपी 21, आजसू 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा 34, कांग्रेस 16, आरजेडी 4 और अदर्स 5। यहां पर देखा जा सकता है 34 सीटों के साथ एक कंफर्टेबल मार्जिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बनाया है और कांग्रेस ने भी 16 सीटें लेकर के अपना पुराना रिकॉर्ड इंटैक्ट रखा है। पहले जो रुझान आ रहे थे उसमें बहुत कम वोटों के अंतर से 100-150 के अंतराल से आगे पीछे चल रहे थे 25 सीटों पर, लेकिन अब लगभग साफ ही हो गया है, क्योंकि अब जो नतीजे हैं उसके मुताबिक तो जेएमएम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक तरीके से 34 सीटों के साथ बन गई है। बीजेपी 21 सीटें हैं, आजसू 1, और कांग्रेस ने भी प्रदर्शन अगर कहें तो बहुत खराब नहीं किया है, 16 सीटें। कांग्रेस भी अच्छा खासा जेएमएम के साथ रह करके मिल करके चुनाव लड़ पाई। हालांकि आरजेडी पहले 6 सीटों पर आकर चल रही थी, लेकिन अब टैली 4 पर आकर रुक गई है, तो आरजेडी का उतना ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। लेकिन इस टैली पिछले एक बात और भी ऋषि जी आ रहे हैं आपके पास। रीमा, एक बात और भी आप देखिए कि बीजेपी का जो प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, उसके साथ साथ आजसू उनको भी निराशा हाथ लगी होगी, उनके कार्यकर्ताओं को भी, वोटर्स ने उनको भी उस तरह से साथ उनका मिला नहीं।
और उत्तर प्रदेश की भी बात कर ले। आ रहे हैं आपके पास ऋषि जी, बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम बात कर ले। हाँ, लग रहा है ऐसा। हालांकि आज सुबह उन्होंने करेक्ट कर दिया था। पहले हम मानते थे कि वो कांग्रेस के अच्छे सपोर्टर्स में से एक है, लेकिन आज उन्होंने कह दिया है उनका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, उनको कांग्रेस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। नहीं, वो सिर्फ एक राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस के साथ उनको जोड़कर ना देखा जाए। तो आज का परिवर्तन ये हो गया है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि वो सावधानी के साथ विश्लेषण करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए एक बार जरा लखनऊ चलते हैं, हमारे सहयोगी खड़े हैं वहां पर। लखनऊ चलते हैं, हमारे साथ रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता मौजूद है। रामेंद्र, बहुत बड़ी जीत, 9 में से 7, किस तरह से उत्तर प्रदेश में इसका आकलन करेंगे, क्या जानकारी देंगे आप हमें, क्या कुछ चल रहा है? देखिए निखिल, ये जो जीत है ये कल्पना से परे जीत है। अगर कुंदरकी की जीत को आप देखें कि जहां 60% मुस्लिम मतदाता है और वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 90 लाख मतों से जीत रहा है, 1 लाख के ऊपर मतों से जीत रहा है, तो ये बड़ी जीत कही जाएगी। और ये बड़ी पहले से ही लग रहा था, जिस तरह संगठन में काम किया, जिस तरह मुस्लिमों के बीच काम किया, जिस तरह उनके प्रत्याशी ने काम किया, ये तीनों मिलाकर उसकी जीत है। आप अगर स्ट्राइक रेट देखिए तो 77%, 9 में 7 सीटें जीते हैं, 77% स्ट्राइक रेट है, 52% से ज़्यादा मत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो अगर जो लोग 2027 का सपना बुन रहे थे कि अब 2027 में हम इस सरकार को रिप्लेस करेंगे, आ जाएंगे और ये वानगी होगी बाई इलेक्शन, उनके सपने जरूर टूट गए होंगे निखिल। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और विपक्ष के लिए, तीनों के लिए महत्वपूर्ण था और तीनों को सबक देके गया है। ठीक है, वजह क्या देखते हैं इस जनादेश के पीछे? देखिए, इस जनादेश की वजह देखते हैं, जो नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है वो महत्वपूर्ण है, जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से अपराध को काबू में किया गया उत्तर प्रदेश में, निवेश का माहौल बना पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्यों ये बातें तो ठीक है, ये बातें तो ठीक है रामेंद्र, ये बातें तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में और उसके इतर ये जो जनादेश है, ये एक कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप जैसा मैंडेट है। 2 सीटें जरूर मिली है सपा को। देखिए ये परिवर्तन लोकसभा का चुनाव झूठ पर टिका हुआ चुनाव था, जो झूठ पर टिका हुआ चुनाव था जिसको जनता ने जान लिया है। जो जिन दलितों का वोट उन्होंने लिया था, उनके साथ कराहल में क्या हुआ, उनकी बेटी को मात्र इसलिए मार दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट करेंगे। तो वो ये परिस्थितियां जो उत्तर प्रदेश में हैं, और ये 10 सालों के जो पिछले इनके रिजीम रहे हैं उनको भी देखा है। रामेंद्र हुआ था अफवाहों के कारण, वो अखिलेश यादव की तरफ से पूरा जो कैंपेन रहा, पूरे चुनाव के दौरान उनकी तरफ से वार रहे, लेकिन आज जब नतीजे आ गए उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अब झूठ का खात्मा होगा, असली लड़ाई का बिगुल अब बजेगा, पीडीए पीडीए पीडीए। ये क्या संकेत है जो आज उन्होंने अब ट्वीट कर दिया है? रीमा, कोई पीडीए नहीं है। ये बात जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो फार्मूला मुलायम सिंह यादव ने एमवाई का चालू किया था, उसी पर समाजवादी पार्टी खड़ा है। कौन सा दलित वोट जा रहा? जब समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और लोक दल एक साथ था, तब ये दलित नहीं जे गया और भारतीय जनता पार्टी 60 से अधिक सीटें जीत के आई। तो ये किसको गुमराह कर रहे हैं? ये अपने स्वयं को गुमराह कर रहे हैं, और इसीलिए ये अपने जो उद्देश्य से उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अपने को गुमराह करते हैं, कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं। कोई पीडीए नहीं, एमआई पर जो फार्मूला था वही चल रहा है। जहां मुस्लिम खिसक जाता है, नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। आप ही की बात पर एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से इसी मुद्दे पर, क्योंकि एसएन सिंह जी, अखिलेश यादव पीडीए। रीमा जी देखिए, वो आज से थोड़े ना पीडीए कर रहे हैं, और वो कहते थोड़े ना, वो लोग तो करके दिखाए हैं। इसमें भी पीडीए लोकसभा में तो करके दिखाया है ना उन्होंने। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पीडीए मतलब उनके लिए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। अच्छा। इसमें भी अगर देने की बारी आती है तो किसको देते हैं? अपने परिवार के, भाई भतीजा सांसद हो जाता है, भाई सांसद हो जाता है, खुद मंत्री हो जाते हैं, और जब इनकी सरकार भी रहते हैं तो भी आप देखते हैं कि पीडीए में तो दूसरे को मिला नहीं, केवल परिवार को मिला। तो इनका वाला जो पीडीए है वो सिर्फ परिवार का पीडीए। अब देखिए, इस चुनाव में भी देखिए वो बातें कैसी कैसी करते थे। वो जब बहराइच में घटना हुई तो जो व्यक्ति मारा गया, एक शब्द आप जाके कह देते कि नहीं
ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी नहीं होनी थी। हमेशा आपको लगता है कि अल्पसंख्यक नाराज हो जाएगा, तो जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से अभी दिखाया गया 80% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। इसलिए मैं रीमा जी कह रहा था कि 80-20 पर भारी है, इसलिए जीत हमारी है। अगर आप सिर्फ 20 के लिए कार्य करेंगे, 20 की बात करेंगे, 100 को नहीं मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी 100 के लिए कार्य करेगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की कोई योजना बताइए जो 100% के लिए ना हो। एक लाउड स्पीकर उतारा जाता है, वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले वहां का उतारते हैं जहां के मठ के वो महंत होते हैं। तो जनता में एक मैसेज देने का कार्य किया जाता है। आज कहा जा रहा है ना कि 60% जहां मुस्लिम भाई और बहनें हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। क्यों मिला? क्योंकि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण उत्तर प्रदेश ने चुना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में विकास की गारंटी भारतीय जनता पार्टी है तो एक विधानसभा क्यों अछूता रहेगी? हम विकास की बात करते रहे और हम जो जोड़ने की भी बात कहे वो इसी संदर्भ में कहे कि हम मिलजुल कर रहेंगे। तो प्रदेश ट्वीट किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, वो ट्वीट जरा आपको बता दें क्योंकि वो भी बहुत अहम हो गया। रामेंद्र, आपको शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। लेकिन महायुति की विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जीत है। महाराष्ट्र वासियों ने तुष्टीकरण की राजनीति को नकार कर महायुति की विरासत, विकास और गरीब कल्याण पर फिर से अपना भरोसा जताया है। इस भव्य जीत के लिए बीजेपी फॉर महाराष्ट्र, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जी को बधाई देता हूं। तो ये बेसिकली निखिल तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा है और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जीत हुई है। जी, अगर इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो उत्तर प्रदेश में पीडीए की जो बात हो रही थी और अमित शाह का जो भी ट्वीट आया, अगर इसी से जोड़ते हुए बात करें, ऋषि मिश्रा जी, क्या इसको सीधे तौर पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में पीडीए पिट चुका है या पीडीए था ही नहीं, पहले से भी हमेशा एमवाई समीकरण था, इस बार भी एमवाई समीकरण रहा और शायद यही वजह है नतीजे की? निश्चित ही उत्तर प्रदेश ही नहीं, तो आप बिहार में देखिए, बिहार में एक सीट है जहाँ क्या कहते हैं यादव वर्सेस यादव की लड़ाई थी, जहानाबाद की जो सीट है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, वहां जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवार को यादवों ने दिल खोल कर वोट किया है और करीब बड़े मार्जिन से वहां एनडीए के जो प्रत्याशी है मनोरमा देवी चुनाव जीत गई। बेलागंज, जहानाबाद की बेलागंज में अन्नपूर्णा देवी भी यादव थी और जो राजद यादव थे। असल में दरअसल जो अभी रीमा ने ट्वीट पढ़ के सुना है ना आपको, पीडीए अखिलेश यादव कर रहे हैं। जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो भी इसी की राजनीति है। ये आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में एक कहावत है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी। आप देखिए माधव फॉर्मूला को किस प्रकार से बीजेपी ने वहां मजबूती से पेश किया, किस प्रकार से बंजारा और तमाम जैसे जो अन्य जो ओबीसी कास्ट है उनको मराठा पॉलिटिक्स के सामने में मतलब बीजेपी ने रखा और उसका फायदा देखिए बीजेपी को मिला है। आप देखिए मराठवाड़ा देखिए, विदर्भ देखिए, पश्चिमी महाराष्ट्र देखिए, ये तमाम जो गढ़ कांग्रेस या एनसीपी के गढ़ रहे हैं और यह लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे वो महा विकास आघाड़ी के पक्ष में आए थे। अच्छा, आपका एनालिसिस एक अलग लेवल का है, लेकिन ऋषि मिश्रा, अनंत विजय जी, जो एक और चीज ट्रेंड कर रही है, 1992 के दंगों में शामिल होना गलती थी, माफ करो उद्धव ठाकरे, यही वो वजह रही क्या अंदर खाने? एक बार आपको रोकेंगे, हेमंत सोरेन की तरफ चलना होगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बार जरा झारखंड लिए चलते हैं। अभी तक कई लाख मतों का गिनती हो चुका है और कई सारे प्रत्याशियों का भी जो परिणाम है उनको बता दिया गया है और कुछ जगहों पर अभी गिनती चल रही है। आप सबको मालूम है कि इस राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में ये चुनावी प्रतिस्पर्धा चली
और इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन होता दिख रहा है और राज्य की मतदाता को, इस राज्य के आधी आबादी को, नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी जाति धर्म के लोगों ने जो मतों का उपयोग किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और लोकतंत्र का इस महापर्व को बहुत ही उत्साहपूर्वक लोगों ने मनाया। विशेषकर हमारी राज्य की आधी आबादी महिला समूह, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। नौजवानों ने, जिन्होंने पहली बार अपना मत डाला होगा, उन लोगों ने भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई और इस प्रतिस्पर्धा में जितने भी लोग चुनावी मैदान में थे, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और पूरा परिणाम आने का हमें इंतजार है और वो परिणाम घोषित होने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है आपके तरफ से भी और कई आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से, जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। लगभग 56 प्रत्याशी हम लोगों के जीते हैं और 24 एनडीए गठबंधन के लोगों ने जीत की है, जो लगभग 2/3 के बराबर हम लोगों के हिस्से में आता है। कुछ जगहों पर शायद रिकाउंटिंग की खबर आ रही है और कुछ जगहों पर बहुत मार्जिनल वोट में निर्णय होने के आसार दिख रहे हैं। उन सभी सीटों पर भी हम लोगों की नजर है और अबुआ सरकार का एक इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा है। आप लोगों ने पहली बार, मुझे लगता है
ऐसा चुनाव देखा होगा और ऐसे लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया और आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप सब लोगों ने राज्य की गतिविधियों को देश की जनता और राज्य की जनता तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें कांग्रेस प्रभारी जी साहब की तरफ से भी हम और जो अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई के संदेश हमें भेजे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो हेमंत सोरेन जो कि काफी जाहिर तौर पर खुश नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा कि इतिहास रचने जा रहा है झारखंड, और ये एक तरीके से निखिल बड़ा इतिहास भी रचने जा ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में कहा जाता था कि कोई सरकार अपना टर्म पूरा नहीं करती, कोई मुख्यमंत्री अपना टर्म पूरा नहीं करते, उस दौरान अगर जेएमएम एक बार फिर से सत्ता में वापस लौट रही है और बहुमत के साथ लौट रही है, तो ये एक इतिहास रचने वाली ही बात है। जी, मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगी। एक आप ही की बात कि कम से कम लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, जिसको कहते हैं कि जो जनता है वो बहुत सजग और जागरूक है, जिसको उसको सत्ता में लाना है उसको वो पूरे तरह से लेकर है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को धन्यवाद व्यक्त किया, ये राजनीतिक सदाशयता हम पिछले दिनों देख रहे थे लोकसभा चुनावों के दौरान और उसके बाद हरियाणा चुनावों के दौरान, कि वो खत्म होती हुई सी नजर आ रही थी, वो कम से कम हेमंत सोरेन ने दिखाई है। और ये एक सोशल मीडिया पर अभी इस वक्त हम जरा एक ट्वीट पढ़ देते हैं, जो कि इस वक्त के लिए बहुत ज्यादा अहम एक ट्वीट है। उस ट्वीट की तरफ चलते हैं। अमित शाह ने भी महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर बधाई दे दी है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये ट्वीट काफी अहम है। मुझे एनडीए के हर कार्यकर्ता पर गर्व है जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, कड़ी मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही समय पहले ट्वीट किया, लोगों के बीच गए और हमारे सुशासन के एजेंडे पर विस्तार से बात की है। तो ये महाराष्ट्र के बारे में मुझे एनडीए के हर कार्यकर्ता पर गर्व है। जी, एक बार और इस तरह के ट्वीट जो है वो कार्यकर्ताओं में बहुत दम भरते हैं, बहुत उत्साह भरते हैं। झारखंड ये दूसरा ट्वीट है झारखंड को लेकर जिसका जिक्र हेमंत सोरेन कर रहे हैं। झारखंड के लोगों को समर्थन देने के लिए धन्यवाद। हम लोगों के मुद्दों को उठाने और राज्य के लिए काम करने में हमेशा सबसे आगे रहेंगे। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को राज्य में प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। जिस राजनीतिक सदाशयता की मैं बात कर रहा था, वो देखिए यहाँ भी परिलक्षित होती है। तो इसी का जिक्र भी समर्थन देने के लिए हेमंत सोरेन कर रहे थे। यही बात प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से की कि हम लोगों के मुद्दों को उठाते रहेंगे और राज्य सरकार। ये वो अमित शाह का ट्वीट है जिस पर अभी हम बात कर रहे थे। देश भर में हुए उपचुनावों में विजयी होने वाले एनडीए के सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास और विश्वास के सुंदर कालखंड का साक्षी बन रहा है। लोकसभा चुनाव, हरियाणा या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनावों में एनडीए की जीत स्पष्ट करती है कि देशवासियों का मोदी जी पर अटूट भरोसा है। एनडीए के ये विजयी प्रत्याशी विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सर्वोच्च योगदान देते रहेंगे। बिल्कुल। एक रिएक्शन मेरे ख्याल से अनंत विजय जी को हमने रोक दिया था उस वक्त निखिल जी। अनंत विजय जी, पहले झारखंड से ही शुरुआत करते हैं। इस बार झारखंड में हेमंत सोरेन के लुक की बड़ी चर्चा थी कि उन्होंने अपने पिताजी की तरह लुक रख लिया है। अभी वही कुछ लुक दिखाई भी दिया। एक इमोशनल कार्ड, एक अपने पिता की छवि को सामने लाना, ये सब कुछ मिला करके कुछ सामने आ रहा था। जी, मुझे लगता है कि वो तो छवि उन्होंने बनाई, गुरुजी के दिसोम गुरु कहते थे शिबू सोरेन को, और दिसोम गुरु की छवि उन्होंने लेने की कोशिश की। और आप देखिए कि दाढ़ी को उन्होंने ट्रिम नहीं करवाया और अपने उसी अंदाज में छोड़ दिया जैसे उनके पिताजी छोड़ा करते थे। मतलब अभी भी हैं, दिसोम गुरु जी जीवित हैं, ईश्वर उनको बहुत लंबी उम्र दे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आज अभी आप लोग सदाशयता की बात कर रहे थे, मुझे उनके बगल में बैठी हुई कल्पना सोरेन एक बहुत खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर पेश कर रही थी। जब पति जेल गया हो तब पत्नी ने पार्टी की बागडोर संभाली, और जिस प्रकार से कल्पना सोरेन ने वहां के वनवासियों की आकांक्षाओं को जगाया,
कि वनवासी महिला भी, मतलब अब विवाह के बाद तो मैं उनको वनवासी ही मानता हूं, कि जिस प्रकार से एक वनवासी महिला ऐसी भी हो सकती है, हमारी नेत्री ऐसी भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये एक तो जो आपने कहा कि संवेदना उनके साथ थी, दूसरा कल्पना के रूप में वनवासी महिलाओं ने एक एस्पिरेशन को जन्म लिया उनके अंदर, वो देखा एक दूसरा, और जिस तरह से पति के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने संघर्ष किया, उनके जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा, जीती, पार्टी को एकजुट रखा, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को मिलाकर, और भारतीय जनता पार्टी का जो वहां प्रदर्शन रहा, वो वोट परसेंट के लिहाज से देखेंगे तो वोट परसेंट उनका बढ़ा है, लेकिन सीटें उनकी अवध से कम हो गई हैं। ठीक है, वो ये निखिल ने बड़ी अच्छी बात की कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और जहां जनता को जो पसंद आता है वो लेता है, और लोगों को संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लोग भले ही इसको चाहे जिस प्रकार से देखने लगे, कोई बैटरी चार्ज ईवीएम का कर ले, कोई कुछ कर ले, लेकिन आज हमारे देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है और इसको कहीं से किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जा सकता। किसी प्रकार से कोई कितना भी मैं तो आज इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने इतने बड़े और कठिन चुनाव को संपन्न कराया नक्सली इलाकों में भी, तो आज इलेक्शन कमीशन की भी तारीफ होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात रीमा जी, आज आपने ये बताया कि ऋषि मिश्रा जी कांग्रेस से मुक्त हो गए, तो कांग्रेस मुक्त ऋषि जी के साथ बैठना आज बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, और एक और बात पर ये याद रखा जाएगा आज का दिन और आज के नतीजे, आनंद विजय जी, कि सुबह से ईवीएम का रोना शुरू हुआ था, ईवीएम को दोष देना शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद अंत तक आते आते अब सबने एक्सेप्ट कर लिया है। संजय राउत को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हो सकता है हम एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे, हम और काम करेंगे। तो अब ये भी जो एक बदलाव दिखाई दे रहा है विपक्ष की रणनीति में या उनके माइंडसेट में, ये भी अपने आप में एक बात है। एसएन सिंह जी, ये तो अच्छा बदलाव है। नहीं, एसएन सिंह जी बोले, इसके पहले मैं एक वाक्य कह देता हूं कि संजय राउत ने बैलेट को बैले लिख दिया था, तो बैले उस पर वो ट्रोल हो गए थे। अब उनको डांस में और लोकतंत्र के डांस में फर्क ही नहीं पता है, बैले डांस और बैलेट का डांस। एसएन सिंह से जवाब लेते हैं। एसएन सिंह, आपको लगता है कि ये जो ईवीएम की जो बातें हैं और जो ये अब यू टर्न है, ये भी जनता का दबाव है कहीं ना कहीं? देखिए, लोकतंत्र की जीत की बात हो रही थी। आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, सामूहिकता की बात कही। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे नाते ये जीत हुई है। आपने अभी रीमा जी ने भी क्या दिखाया, आनंद विजय जी ने भी क्या बताया कि जो हमारा विपक्ष अगर जीतता है झारखंड में और वो बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी उनको बधाई देते हैं, निश्चित तौर पे जो विपक्ष होता है वो सत्ता पक्ष की अच्छे और बुरे कार्यों की आलोचना कर सकता है, लेकिन अगर जीत हार जनता के नाते हो जाती है तो ये मान के चलना पड़ेगा। और जो भारत की संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, बार बार उनको अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति, अच्छे और बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति आरोपित करेगा तो जनता में क्या मैसेज जाएगा। निश्चित तौर पे जिन लोगों ने अपने ट्वीट को डिलीट किया वो भी एक अच्छाई है कि भाई उनसे एक गलती हो गई थी, उसको सुधारिए और स्वीकारिए कि जनता जिसको चुनती है वो जीतता है। क्योंकि हम लोग तो कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। अभी देखिए महाराष्ट्र में हमें कम सीटें मिली थी, फिर भी हमने प्रयास किया, हमने किसी की आलोचना नहीं की, हम किसी के लाइन को नहीं मिटाए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने लाइन को बड़ा कर लीजिए। आप देखिए, एक 10 सेकंड और देखिए झारखंड में क्या कहा गया। आदरणीय गृहमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा सुचिता, पारदर्शिता की बात, न्याय की बात की। हम जो आवाज उठाते रहे महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति, वहां की समृद्धि के लिए, वहां के विकास के लिए, वो जारी रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं अब ये लड़ाई और बढ़ के रहेगी। किस चीज की लड़ाई? जो जनता मैंडेट दी है उसको अगर आप स्वीकारते नहीं है और अब भी अहंकार में ऐसी बातें करते हैं तो परिणाम तो ऐसा ही आएगा ना कि जनता अहंकार के साथ में विकास। जलेबी की बात हो रही है। शिशिर ने जायजा लिया जरा, जहां पर जलेबियां छन रही थी ना और देवेंद्र फडणवीस छान रहे थे, एक बार जरा वहां फिर से चलते हैं शिशिर के पास। अच्छा है, अगर जीत में मिठाई हो तो उसकी मिठास अच्छा है भैया हो जाती है, और जलेबी हो तो जाहिर सी बात है बीजेपी को खूब भाती है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि हरियाणा में भी जलेबी बांटी गई, बड़ी प्रचंड जीत मिली है। महाराष्ट्र में इस वक्त यही असर दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जीत तो हासिल कर ली है महायुति ने और अब बारी जलेबी की है। यहाँ पर एक स्पेशल काउंटर बिठाया गया है जहाँ पर अभी
ताजी ताजी जलेबी बनेगी, मिठाई बनेगी और जो है कार्यकर्ताओं के बीच बांटी जाएगी, जो नेता आएंगे बांटी जाएगी। वैसे बीजेपी का और जलेबी का नाता काफी पुराना भी रहा है और काफी मिठास भरा रहा है, लेकिन किस प्रकार से ये जलेबी महत्वपूर्ण है ये बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जलेबी फिर से आ गई, ये जीत बहुत अच्छी दिलाती है बीजेपी को। देखिए, ये जीत है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, माननीय अमित भाई शाह उनके संगठन कुशलता की और उनके मार्गदर्शन में चलने वाले देवेंद्र फडणवीस जी की नेतृत्व जो महाराष्ट्र में चल रहा है, आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पर लोगों को जलेबी का आस्वाद मिल रहा है। और यह जीत वास्तविकता में, आप एक बात याद रखिएगा, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की तो है ही है, विचार परिवार की तो है ही है, पर ये पूरे सनातन धर्म की विजय है। जहाँ तक मिठास की बात करें, इस वक्त आपके साथ जो बाकी अन्य पार्टनर है वो भी इस वक्त काफी मतलब मजे में है। क्या उनको भी जलेबी खिलाई जाएगी और कितनी जलेबी कैसी खिलाई जाएगी? ऐसा है कि अटल जी की कविता याद है ना, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में। तो हम तो अपने घटक दल महायुति के पार्टनर्स को जलेबी खिलाएंगे। साथ में विशेष जलेबी का पैकेट उद्धव ठाकरे के लिए, संजय राउत के लिए, शरद पवार जी के लिए, नाना पटोले के लिए और खास करके राहुल गांधी के लिए। ये जलेबी और आपका क्या संबंध है? जब भी आती है मिठास ज्यादा घोल जाती है आपकी जीत में। अब ये तो प्रकृति की देन है कि किस वजह से मिठाई की, जो जलेबी की मिठास है, वो भारतीय जनता पार्टी और महायुति को ही सूट करती है, बाकी किसी को नहीं। बिल्कुल, इस वक्त तो हम देख पा रहे हैं कि नेतागण यहाँ पे आएंगे और मुंह मीठा करेंगे और मुंह मीठा भी जलेबी से होगा। और जाहिर सी बात है, जलेबी ताजी ताजी बनाई जाएगी यहाँ पर और बांटी जाएगी, तो ऐसे में जीत की जो खुशी है वो दोगुनी हो जाएगी। शीर्ष शिलार, डीडी न्यूज, मुंबई। और जिस जलेबी की बात रीमा अभी शिशिर कर रहे थे, उन्होंने अंत में कहा कि ये ताज़ी ताज़ी बनाई जाएगी और बांटी जाएगी। मुझे राहुल गांधी का स्टेटमेंट याद आ रहा है जब वो कह रहे थे कि फैक्ट्री में जलेबियां बनाई जाएंगी। फिलहाल हम आज उस पर बात नहीं कर रहे हैं। और ये फैक्ट्री की जलेबी की बात हो रही थी और इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे नाना पटोले, जिन्होंने हलचल मचा दी थी। अभी आश्चर्य की बात यह है कि अभी उनकी टैली जो सामने आ रही है, सिर्फ 152 वोटों के अंतर से जीते हैं वो। कहाँ वो कह रहे थे कि कल नतीजे आते ही सरकार बनाने का दावा भी हम पेश कर देंगे, नेतृत्व भी हमारा होगा, मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार वो अपने आप को कह रहे थे। 112 वोटों से उनकी जीत दर्ज हो रही है, तो ये अपने आप में चौंकाने वाला। आपको याद होगा संजय राउत कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं तो लिस्ट बना के बैठा हुआ हूं। खैर, इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के पिटारे में क्या कुछ है, क्योंकि वो तमाम आंकड़े लेकर हमारे साथ में आए हैं। गौरव। शुक्रिया निखिल। साफ तौर पर देखें तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से जो नतीजे अब सामने आए हैं वो अब की बार बहुत बड़े एक राजनीतिक दृष्टिकोण की ओर भी साफ तौर पर इशारा करते हुए नजर आए हैं। और किस तरह से अब की बार जो बीजेपी है वो महाराष्ट्र में, और साफ तौर पर महायुति की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो किस तरह से अब की बार यहाँ पर प्रचंड बहुमत लेकर आई है। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आप समझिए महाराष्ट्र क्या कुछ अब की बार रहा है। जो नतीजे हैं बीजेपी 132 यानी कि 27 के यहाँ पर उनको बढ़त नजर आ रही है। SHS जिसकी हम बात कर रहे हैं यानी कि शिवसेना शिंदे गुट 54 आप देख सकते हैं। इसके अलावा एनसीपी की बात करें तो 41-13 का घाटा यहां पर, और इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो 27 का घाटा हुआ है, 17 सीटें आई हैं। इसके अलावा SHS यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो 21 सीटें हैं यहाँ पर। एनसीपी की अगर हम बात करें तो 10 और अदर आप देख सकते हैं 13। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी बार ये जो बड़ा यहाँ पर जो यहाँ पर पूरा रिजल्ट आया है वो आपकी बार बहुत कुछ कहता है। और ये अपने आप में तमाम बड़े आंकड़े हैं जो आपकी बार महाराष्ट्र की राजनीति को साफ तौर पर दिखा रहे हैं और वहाँ की दशा और दिशा को भी बता रहे हैं कि आपकी बार किस तरह से जो बीजेपी है वो कितना ज्यादा आपकी बार उसमें पॉजिटिव जो ट्रेड है वो देखने को मिला है। साफ तौर पर 27+ सीटें यहाँ पर आई हैं और 132 का जो आंकड़ा है वो यहां पर बीजेपी ने छुआ है। तो तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और वही हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। कुछ और भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, आप देखिए और जानिए, क्योंकि यह महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव काफी महत्वपूर्ण, बॉम्बे का जो क्षेत्र रहा है 36 की 36 सीटें, उसमें बीजेपी 15, SHS 5, एनसीपी 1, INC यानी कि कांग्रेस 4 और इसके अलावा SHS
SUBT जो है वो 10 और NCP यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई और अदर्स जो है वो 1। तो साफ तौर पर ये क्षेत्र बॉम्बे की बात है। इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो क्या कुछ कहते हैं उसके भी आंकड़े हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे कि किस तरह से अब की बार जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण रहा है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें क्षेत्र की, अगर हम बात करें तो कोंकण की हम बात कर लेते हैं। 42 की 42 सीटें जहां पर बीजेपी 17 और जो शिंदे गुट की शिवसेना है उसने 16, एनसीपी की बात करें तो 5 और कांग्रेस यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। इसके अलावा अगर हम उद्धव गुट की बात करें, जो हम शिवसेना की बात करते हैं, तो वहां पर 1 और एनसीपी की बात करें तो 1, अदर यहां पर 2 और कांग्रेस यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। तो ये कोंकण का क्षेत्र है और इसके अलावा भी तमाम अलग अलग क्षेत्र हैं जो लगातार हम आपको अब बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में जो कुछ अब की बार देखने को मिला है वो अपने आप में एक बड़े राजनीतिक का साफ तौर पर दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं और यही सब कुछ है कि तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जो अब की बार यहाँ पर बहुत अहम साबित हुए हैं और ये तमाम फैक्टर्स अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो हमने देखा महाराष्ट्र की राजनीति में वो अब की बार बहुत बड़े एक आंकड़े की ओर निकलती हुई नजर आई है। बीजेपी देखिए, अगर हम मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर 19 और हम शिंदे गुट की जब हम बात करते हैं शिवसेना की तो 11, एनसीपी की बात करें तो 8, कांग्रेस की बात करें तो 2 और उद्धव गुट की यानी शिवसेना की बात करें तो यहाँ पर 5, एनसीपी एसपी की बात करें 1 और अदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितना अब की बार जो महाराष्ट्र में साफ तौर पर जो राजनीति है वो किस ओर इशारा करती हुई नजर आई। तमाम ऐसे फैक्टर्स रहे, तमाम ऐसे मुद्दे रहे जो लगातार यहाँ पर नजर आए। इसके अलावा और भी तमाम क्षेत्रों पर अगर हम नजर डालें कि क्या कुछ साफ तौर पर यहां पर नजर आया है, तो उत्तरी महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी 17 और शिंदे जो शिवसेना है वो यहां पर 9, एनसीपी की बात करें तो 8 और आईएनसी की बात करें 1 और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो उद्धव गुट है उसने साफ तौर पर यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोला और इसके अलावा एनसीपी ने भी खाता नहीं खोला और अदर जो है उसके खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आई है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर अब की बार का ये चुनाव रहा है और जनता जो कि अब की बार जिन्होंने अब की बार वोट दिया है वो वोट विकास को देखकर, डेवलपमेंट को देखकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर और जो तमाम नीतिगत फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं उसको देखते हुए ये किया गया है, जो अब की बार विधानसभा चुनाव में एक बड़े आंकड़े लेकर सामने आया है। और विदर्भ की अगर हम बात कर रहे हैं जो कि क्षेत्र है वहां पर बीजेपी 37 और जो शिंदे शिवसेना गुट है उसने 4, इसके अलावा एनसीपी की बात करें 6, आईएनसी की बात करें 8 और यहाँ पर आप देखिए जो शिवसेना है यानी कि उद्धव जो गुट है उसमें 4 और एनसीपी की बात करें तो 0 जो अपना खाता नहीं खोल पाई और इसके अलावा अदर्स की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर उनको मिलती हुई नजर आई है। तो तमाम अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा आगे नजर आ रही है और आप देखिए बीजेपी ही सबसे ज्यादा वहां पर प्रबल दावेदारी अपनी ठोकती हुई नजर आई है। पश्चिमी महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये भी काफी महत्वपूर्ण 27 बीजेपी की सीटें, शिंदे गुट की बात करें तो 9, एनसीपी की बात करें जो कि अजित पवार का गुट है वो 13 और आईएनसी की बात करें यानी कि कांग्रेस 2। इसके अलावा अगर हम उद्धव गुट की बात करें शिवसेना की तो यहां पर 1 और एनसीपी की बात करें तो 8 और इसके अलावा अदर्स जो है वो यहां पर 6 नजर आ रहे हैं यानी कि निर्दलीय जो है वो 6 सीटें यहां पर निकालते हुए नजर आए। इसके अलावा भी देखिए अगर हम तमाम अलग अलग क्षेत्रों की जो बात कर रहे हैं ये तमाम ऐसे नतीजे हैं जो अब की बार एक बड़ी राजनीतिक दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हुए नजर आए, क्योंकि बहुत कुछ अब की बार सेट हुआ है, क्योंकि तमाम ऐसे वहां पर काम हुए हैं जो लगातार हम देख रहे हैं केंद्र की सरकार की योजनाएं और उसके अलावा जो इंफ्रा पर बहुत ज्यादा काम हुआ है, लोगों तक पहुंचा है और लोगों ने बढ़ चढ़कर अब की बार इसमें हिस्सा लिया है। इसलिए हर क्षेत्र में देखिए बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई उसे नजर आई है। झारखंड पर अब नजर डाल लेते हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ है। तो आप देखिए बीजेपी जो है वो 22 सीटें पाई है, उसके बाद एजीएसयू की बात करें तो 1 सीट, जेएमएम हम जानते हैं वहां पर 33 सीटें जो कि अब की बार सबसे लीड करती हुई पार्टी नजर आई है। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें 16 सीटें और आरजेडी की बात करें तो 4 सीटें, अदर्स यहां पर 5 सीटें यहां पर नजर आ रही है। तो ये तमाम ऐसे जो नतीजे हैं वो निकलकर अब की बार सामने आए हैं, तो साफ तौर पर ये अपने आप बहुत बड़ा इशारा करते हैं और ये हम जो आपको दिखा रहे हैं ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो अब की बार यहां पर नजर आए। तो तमाम यहां पर भी हमने देखा कि इंडी गठबंधन जो है वो लगातार यहां पर अपनी जो उनकी सरकार बनती हुई नजर आई है और झारखंड में एक बड़ा यहां पर जो मार्केट यहां पर सेट करते हुए नजर आया है। तो तमाम ऐसे यहां पर जो फैसले थे वो लिए गए और जनता ने जब यहां पर झारखंड में वोट दिया तो क्या कुछ उसके नतीजे निकलकर सामने आए, क्योंकि 81 की 81 सीटों पर जब यह चुनाव हुआ तो किस तरह से जो नतीजे आए वो आप सबके सामने हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स थे, तमाम ऐसे मुद्दे थे, तमाम ऐसी चीजें थी जिसको देखते हुए अब की बार जनता ने वोट दिया और यहाँ पर इंडी गठबंधन की जो यहाँ पर जो सरकार है वो बनती हुई अब यहाँ पर नजर आ रही है। तो झारखंड का ये जो पूरा हम देख रहे हैं कि ग्राफिक्स है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से झारखंड में अब की बार जो गठबंधन है यहाँ पर इंडी गठबंधन उसकी सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब अपने सहयोगियों को रुख कर लेते हैं। रीमा और निखिल, ओवर टू यू।
तो आपने ये आंकड़ा पेश किया हम हमारे दर्शकों के लिए, गौरव, बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम इन खबरों को और आगे बढ़ाएं, रीमा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। जी, बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। तो DD न्यूज पर आप देख रहे हैं सबसे सटीक भरोसेमंद नतीजे जनादेश के जरिए, और हमारे साथ ऋषि मिश्रा जुड़े हुए हैं। ऋषि से क्विक रिएक्शन निखिल जरा ले लेते हैं, उसके बाद कुछ और गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे। अभी ऋषि मिश्रा, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है कि हमें ऐसा लग रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश हमारे खिलाफ महाराष्ट्र में रची गई। क्या लग रहा है, क्या इशारा हो सकता है, साजिश? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, यदि कांग्रेस को ये लग रहा है कि उनके विरुद्ध साजिश रची गई है, तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इतना लंबा अनुभव है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने बड़े बड़े इनके पास एडवोकेट हैं, तो क्यों ना मतलब इसका कानूनी जो पहलू है उसको देखा जाए। क्या ऐसा कारण है कि आप उस चीज को पब्लिक डोमेन में नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, रणनीति में कहीं न कहीं कमी रही है कांग्रेस की। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, महाराष्ट्र से इतर, और मैं क्या कहते हैं आपको झारखंड से इतर एक एग्जाम्पल देता हूं। राजस्थान में भी उपचुनाव हुए हैं 7 सीटों पे, रीमा जी, और देवलिया में जिस व्यक्ति का सर्वे में सबसे ऊपर नाम था उसको टिकट न देके एक सांसद के जो वहां पे एक शिष्य थे उसको टिकट दिया गया। स्थिति ये हुई, कांग्रेस वहां तीसरे नंबर पे है। आप जब बेहतर रणनीति के साथ, आप देखिए, जहां विदर्भ में आप 10 में से 7 सीट 2024 में चुनाव जीत के आए, तब कोई साजिश नहीं हो रही थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में जब आप 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किए, तब साजिश नहीं हो रही थी। और यदि विधानसभा चुनाव में आप चुनाव हार रहे हैं तो साजिश है। यदि ईवीएम को लेकर आपके मन में कुछ संशय है तो आप स्पष्ट कह दीजिए चुनाव से पहले कि यदि ईवीएम से चुनाव होगा तो मैं कांग्रेस पार्टी या तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप चुनाव भी लड़ते हैं ईवीएम के माध्यम से चुनाव भी लड़ते हैं। अब जब आप चुनाव नहीं जीतते हैं तो ईवीएम पूरा ये ईवीएम को क्रेडिट देते हैं हार का। तो ये सही नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपको यदि कुछ कहना है तो विद पॉइंट, ठीक है, लेकिन सवाल ऋषि जी ये भी बनता है कि वो क्या सिर्फ अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं या अपने साथ में जो उनके सहयोगी हैं, वो चाहे उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, क्योंकि चुनाव में सिर्फ विरोधियों को नहीं अपनों को भी निपटाया जाता है, तो कांग्रेस ये तो नहीं फील कर रही है। हाँ, मतलब नाना पटोले अगर 152 वोटों से ही के अंतर से ही जीत दर्ज कराते हैं तो इसमें क्या साजिश हो सकती है? या तो उनको हरा दिया जाता है अगर साजिश होती तो, लेकिन जीत गए ना। रीमा जी, नाना पटोले विदर्भ से आते हैं। हाँ। और विदर्भ के इतने बड़े नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, वो यदि 100-200 वोट से जीतते हैं तो वो पार्टी को क्या जिताएंगे? और सबसे बड़ी बात देखिए, आप यदि सीट टैली को देखिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए आप रीमा जी, तो आप देखिएगा कि जो सीटें एनसीपी के खाते में आना चाहिए, जो समीकरण एनसीपी के हिसाब से फिट बैठ रहा था, वो सीट आपने उद्धव ठाकरे को दे दिया। जो समीकरण मुंबई में उद्धव ठाकरे को फिट बैठ रहा था वो आपने कांग्रेस को दे दिया। तो ये जो तालमेल हुआ कि माईवे हाईवे वाली बात, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं इतना सीट हमें चाहिए, नहीं दोगे तो मैं भाग जाऊंगा। बचपन में आप लोगों ने सुना होगा कि मेरा बैट बॉल है, आउट हो जाओ, मैं आउट हो गया फिर भी मैं बैटिंग करूंगा। तो राजनीति में ऐसा नहीं चलता है। सामाजिक समीकरण, मुद्दे, तमाम चीजें महाराष्ट्र में एक से एक मुद्दे थे। कपास का इतना बड़ा मुद्दा विदर्भ में है, मूंगफली का क्या कहते हैं, सोयाबीन का इतना बड़ा मुद्दा है, आपने क्यों नहीं इसको कैश किया? पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या किया तो विदर्भ में किया है, तो आपने इसको कैश नहीं किया। सबसे बड़ी बात है रीमा जी कि जहां जहां रीजनल फोर्सेस मजबूत रहे हैं उसके सहारे कांग्रेस कम बैक की है। आप झारखंड में देखिए, जेएमएम यदि मेन फोर्स रही है तो कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस पिछले बहुत बेहतर नहीं हुआ। तो जो
19 में 16 सीटें आई थी, कम से कम उसी के आसपास कांग्रेस है। लेकिन जहां कांग्रेस, आप देखिए इन महाराष्ट्र में रीमा जी 70 सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी। अब स्थिति आप भी अभी रिपोर्ट में दिखा रही थी, मराठवाड़ा जहां से अमित देशमुख आते हैं, अमित देशमुख वो हैं जो विलासराज देशमुख के बेटा हैं, वो पीछे चल रहे थे, कई राउंड में पीछे चल रहे थे। जब अमित देशमुख जैसे नेता जो आपका मराठवाड़ा में चेहरा है वो पीछे चल रहा है, तो आपकी तैयारी क्या, आपकी रणनीति क्या, ये समझ ठीक है ऋषि मिश्रा जी, यही एनालिसिस ये तो करना ही होगा। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ अब लगातार जुड़ रहे हैं क्योंकि एक ब्रेक का भी वक्त है, लेकिन पहले जरा मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं उनका भी रुख करेंगे। लेकिन निखिल, अभी जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है वो एक बड़ी बात लेकर के आई है। पहले तो जरा एक बार देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर, यानी आज के मौके पर, नतीजों के बाद जब वो कार्यकर्ताओं से मिले तब उन्होंने क्या सब कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। हम लोग अभी तो आंकड़े भी आने के अभी चालू है ना, काउंटिंग चालू है। अभी होने के बाद हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हमारा जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने आज। अभी तो मुझे लगता है वो तो अभी उनको तो हम कैसे रोकेंगे, वो तो और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के बाद उनको भी दिखाया है और हमें भी दिखाया है। जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको सलाह मशवरा देते हैं उनको। वो जो यंत्रणा उनके बाजू से, मतलब उनके फेवर में रिजल्ट आते अच्छी है। अभी तो वोटर लिस्ट पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। तो जब हार जाते हैं तो बोलते ये यंत्रणा खराब है, जीतते तो बोलते अच्छा है। तो ये थी बात। एक बार सीधे जरा उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां भी आपको लिए चलते हैं मुंबई। तसं पाहिलं तर एक जणू काही लाटेपेक्षा सुनामीच आली असं वातावरण या निकालाने दिसतंय। पण हा निकाल सर्वसामान्य जनतेला पटलाय की नाही हा सुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे। एकूण आकडे जे काही दिसत आहेत ते आकडे बघितल्यानंतर या सरकारला अधिवेशनामध्ये एखादं बिल मंजुरीसाठी मांडण्याची गरजच नाही असे आकडे आहेत। थोडक्यात विरोधी पक्षात जणू काही शिल्लक ठेवायचं नाही आणि 1-1.5 वर्षापूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे तुर्तास असलेले अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जे बोलले होते की एकच पक्ष राहील, म्हणजे यांना वन पार्टी, वन नेशन, वन इलेक्शन आणि वन पार्टी या दिशेने आपली आगेकूच चालली की काय असं भीतीदायक चित्र आहे। एकूणच हा निकाल जर का बारकाईने पाहिला तर आम्ही ज्या काही प्रचार सभा घेतल्या, संपूर्ण राज्यभर आम्ही सगळेच फिरलो। सुषमाताई आहेत, अनिल आहेत, आदित्य आहेत, संजय आहे, मी स्वतः आहेत। हा निकाल म्हणजे लोकांनी महायुतीला मतं का दिली? सोयाबीनला भाव मिळत नाही म्हणून दिली का? कापसाची खरेदी होत नाही म्हणून दिली का? महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातला नेले जातात म्हणून दिले का? महिलांची सुरक्षितता वाऱ्यावरती सोडली गेले म्हणून दिली का? म्हणजे नेमकं कळत नाही की कोणत्या प्रेमापोटी तर हा शब्द चुकीचा आहे, रागापोटी अशी ही लाट जणू काय उसळले हे कळत नाहीये। हा निकाल अनाकलनीय आहे आणि याच्या मागचं गुपित हे
काही दिवसामध्ये तर शोधावं लागेल. तूर्त मी महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगतोय की आपण निराश होऊ नका, खचून जाऊ नका. काही जण म्हणतात की हा EVMचा विजय आहे, असूही शकतो, पण महाराष्ट्राच्या जनतेला हा निकाल मान्य असेल तर मग कोणीच काही बोलण्याची गरज नाही आहे. पण जर मान्य नसेल तर त्यांना सांगतो की आम्ही प्राणपणाने महाराष्ट्रासाठी लढत राहू, महाराष्ट्राच्या हितासाठी आम्ही लढत राहू. कोणी काही म्हटलं तरी महाराष्ट्राच्या जनतेला मी वचन देतो की आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. हा जो विजय आहे महायुतीचा, लाडकी बहीणचा इम्पॅक्ट असल्याचं म्हटलं जाते. लाडकी बहीणचा इम्पॅक्ट जर का असेल तर मग बाकीच्या ज्या काही गोष्टी या उघड उघड दिसत होता, आपण सुद्धा रिपोर्टिंग केलेलं आहे. मी तेच म्हटलं ना की सोयाबीनला भाव नाही आहे, कापूस खरेदी होत नाही, शेतकऱ्याच्या डोक्यावरती कर्ज चढलेलं आहे, बेरोजगारी वाढते आहे, महिला असुरक्षित आहेत, ह्या अशा अनेक गोष्टी आहेत, बेकारी वाढते आहे. तर लाडकी बहीणपेक्षा ज्या महिला आमच्या सभेला प्रचंड संख्येने येत होत्या त्यांच्यासमोर प्रश्न होता की घर कसं वाढवायचं, चालवायचं. कारण महागाई वाढते म्हणजे वाढती महागाईची शाबासकी म्हणून या सरकारला मत दिलं का. आणि आता मला एक असं वाटतं प्रामाणिकपणे, हा टोमणा नाही, की यावेळेला तरी अस्सल भाजपचा कोणतरी मुख्यमंत्री होईल अशी अपेक्षा आहे किंवा आशा आहे. महाविकास आघाडीचं कुठं चुकलेलं आहे असं वाटतं का? महाराष्ट्र विकास आघाडीचं आम्ही फार प्रामाणिकपणाने वागलो, हे चुकलं की काय असं आम्हाला वाटतंय. अमरावती असेल, रामटेक असेल, सोलापूर असेल, या जागेवरती महाविकास आघाडीचा 288 पैकी या मोजलेल्या जागा किती आहेत? 288 पैकी काँग्रेसने केदारेंनी तर सरळ सांगितलं होतं की आम्ही अपक्ष उमेदवाराला बरोबर आहे, पण 288 पैकी या जागा किती आहेत आणि अशाच काही जागा या त्यांच्याकडे पण आहेत. पण म्हणून मी म्हटलं ना की अशी लाट उसळले असं काय नेमकं यांनी काम केले ते तिथे दाखवा ना. पण आणखीन एक गोष्ट अशी आहे की ठीक आहे, आता ते जिंकलेले तर आहेत, त्याच्यामुळे त्याच्यात मला त्यांचं अभिनंदन करण्यामध्ये मला कुठे कद्रूपणा दाखवायचं नाहीये. मी त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि आता निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिलेली लाडकी बहीण ही योजना पूर्ववत चालू करून त्याच्यात 2100 रुपये दर महिना ते द्यायला लागतील. शेतकऱ्यांचं कर्जमुक्त ते लवकर करतील आणि जी काही त्यांनी आश्वासनं दिलेत ती नंतर कोणी बोलू नये की असा जुमला तर निवडणुकीच्या वेळेला करावा लागतो. तो उद्धव ठाकरे जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो नतीजे आए हैं उनको वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन खास करके जिसका सबसे ज़्यादा गुणगान हो रहा है लाडकी बहन योजना, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि ये स्कीम, एक तरीके से उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि ये स्कीम तो हमारी स्कीम थी जिसको कि बाद में इसको फॉलो किया गया है इस सरकार की तरफ से. तो जाहिर तौर पर ब्लेम गेम, लेकिन सबसे ज्यादा जो चेहरा दिखाई दे रहा था संजय राउत जो पीछे बैठे थे. बिल्कुल, संजय राउत चेहरा कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि चेहरा लटका कर बैठे तो गलत नहीं होगा. और निश्चित तौर पर दुखी भी होंगे, निराश भी होंगे और सारे विषयों पर बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों से. नया पैनल जुड़ गया हमारे साथ जी. आप एक एक करके देखते हैं कौन कौन जुड़ रहा है. हमारे साथ धनंजय गिरी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी. हमारे साथ सुमित नागपाल राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, विजय कृष्णा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक बार फिर से आज सुबह भी जुड़े थे, शिवसेना के नेता हैं और प्रवक्ता हैं. कुछ ही समय में हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से तारिक खान जी प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं. लेकिन धनंजय गिरी जी, जो बात यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अभी कही है कि जिस तरह का चुनाव हुआ वो तो एक तरीके से सब उन्हीं की योजना थी जो बाद में आगे बढ़ाई गई और ये सारा क्रेडिट तो उनको जाता है. देखिए, महाराष्ट्र की जीत बहुत कुछ कहती है. बाबा साहेब और बाला साहेब की विरासत के दावेदार कौन, सकारात्मक सियासत की विरासत के दावेदार कौन, सबका उत्तर इस जीत से जुड़ा हुआ है. कुछ तो उद्धव कहेंगे, उधार के बाद उन्हें कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना. यह सिद्ध हो गया है कि हिंदुस्तान अब बटेगा नहीं और कटेगा नहीं. जो हिंदुस्तान की और महाराष्ट्र और इस राष्ट्र की चट्टानी एकता है बनी रहेगी और आगे भी बनी रहेगी. और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक है तो सेफ है, वो भारत अब सेफ है, सेफ हाथों में है, सेफ लोगों के साथ है. और जो ताकतें अघाड़ी पूरी तरह से नाड़ी ही निकली. इसके अब देखिए मुद्दों से किस तरह से विलग हुए और जिस तरह से हिंदुत्व की बात करने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विरासत के दावेदार खुद को नहीं बना पाए. और असली शिवसेना कौन, ये इस चुनाव ने तय कर दिया. असली एनसीपी कौन, ये भी इस चुनाव ने तय कर दिया. असली नकली की जो जद्दोजहद, जो बहस चल रही थी, वो लगातार अब इस चुनाव ने समाप्त ही कर दिया.
और जिस तरह से स्ट्राइक रेट है, जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने भर भर का आशीर्वाद दिया है, आप ये कह सकते हैं कि निगेटिव राजनीति करने वाले को कांग्रेस अंग्रेजों के जमाने की कांग्रेस है जो अब सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और राहुल गांधी के सेफ से सिर्फ यही निकला कि कांग्रेस अब सेफ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का फेस जो है इस देश की जनता ने पहचान लिया है और बाखूबी जान लिया है। और ये विसंगतियों और विद्रूपताओं के बीच कैसा गठबंधन था, कैसा बेमेल गठबंधन था। एक मशहूर फिल्म का एक डायलॉग है कि दोस्त फेल करे तो बुरा लगता है, लेकिन फर्स्ट कर जाए तो ज्यादा बुरा लगता है। सारे पूरे गठबंधन की कोशिश ये थी कि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे कम आए, दूसरे जो पार्टियां हमसे कम आए। इसी दलों के दलदल से निकल करके ये छल के चलने वाला ये गठबंधन ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। और जो हमारा गठबंधन है जो एकदम चीनी पानी की तरह से मिला हुआ है, जो हम लोग पहले से बाला साहेब ठाकरे की जो विरासत की जो असली दावेदार हैं, जो वैचारिक बल से चलने वाला दल है, ये बाबा साहेब की धरती है, बाला साहेब की धरती है, धरती केशव माधव की धरती है, फूले की धरती है। सिद्धांतहीन सियासत को इसने स्वीकार कर दिया और कहते हैं ना कि युग पुरुष नरेंद्र मोदी। जी जी, दरअसल हमारे साथ विजय कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। विजय कृष्णा जी, शिवसेना शिंदे का शानदार प्रदर्शन रहा है, एनडीए का, बीजेपी का, आपके जो सहयोगी है उनका शानदार प्रदर्शन रहा और बहुत सारे सवाल जिनका आकलन किए जाने की शुरुआत हो चुकी है। क्या इसके ये जो जीत है इसके जब मायने निकाले जाएंगे तो ये समझा जाए कि असली शिवसेना आप हैं, आपने जनता के बीच में साबित किया है? सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार और आपको भी नमस्कार और पराशर जी को भी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद से आज आके हमको प्रचंड बहुमत मिला है। जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व विचारधारा रखने वाली जो शिवसेना है, आज असली स्थापित हुआ है। आज देखिए, जो छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज का स्वप्न देखा और साकार बना दिया है, वही स्वप्न को साकार करने के लिए उतरे ये शिवसेना है। अगर शिवसेना आके जो औरंगजेब को सम्मान करने वाली पार्टियों से जुड़कर फिर भी कहते हैं हम हिंदुत्ववादी, ऐसा नहीं हो सकते। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो हमने संकल्प पत्र में 10 गारंटियां दिया है। जितना पेड़ उतना हवा है। जो महाराष्ट्र में जितना रेवेन्यू आता है उसके फिस्कल डिसिप्लिन के अनुसार हम पॉपुलिस्ट पॉलिसी में हम कर सकते हैं। परंतु ये आके महाविकृत आघाड़ी एक मौका दीजिए। महाविकृत आघाड़ी ये मानता है कि ये आके हम इंसान है, हम ऑप्शन नहीं है। वो आके 1500 रुपए दे रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे 3000 रुपए देंगे। ये खटाखट मान जाएंगे, नहीं है। अरे एक नायक होना है तो इस देश में लोगों का विश्वास जीतना है। आज ये मराठी मानुस एकनाथ शिंदे जी ने मराठी लोगों की विश्वास जीतकर 50 साल में जो अब जीत नहीं है किसी भी किसी को पार्टी, तस्वीरें भी काफी अहम है। आप जो बात कह रहे हैं ना विजय कृष्णा जी, जो आप बात कह रहे हैं वही तस्वीरों में भी है। लेकिन तारिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तारिक खान जी, ये अभी तो संघर्ष शुरू हुआ है। कौन सा संघर्ष शुरू हो गया? अभी तो संघर्ष तो चल ही रहा है ना लगातार आपका। तो आप तो लगातार कह रहे थे संघर्ष चल रहा है संघर्ष, लेकिन अब फिर शुरू हो गया है। ये किस संघर्ष की अपील की जा रही है? देखिए, संघर्ष वही जो 20 नवंबर को हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि पुलिस के रूप में थे उनसे किया था, और करके कुछ वोट बटोरे, सीटें भी बटोरी। वही संघर्ष जारी रहेगा। कुछ नहीं 7 जी, 9 में से 7, कुछ नहीं 9 में से 7 बटोर ली। नहीं, 9 में से सारी जीतनी थी, मगर क्योंकि पुलिस से बढ़कर कार्यकर्ता का काम पुलिस ने किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बढ़कर, जिसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं वहां की पुलिस को। जीत की मुबारकबाद उत्तर प्रदेश पुलिस को। जी धनंजय गिरी, एक बार उनसे जवाब ले लेते। धनंजय गिरी जी, जीत की मुबारकबाद उत्तर प्रदेश पुलिस को। देखिए, पुलिस पर दोषारोपण तो पुलिस लोग ही कर सकते हैं। को पहले जो पुलिस पहले भैंसे खोजा करती थी, आजम खान की खोई हुई भैंसे, उस पुलिस के भौकाल से आज वहां अपराधी गुंडे माफिया भागे फिर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नहीं रहूंगा, अब मैं माफिया हूं, मैं अपराधी हूं, मुझे जेल में रहने दो, मुझे पंजाब की जेल में रखो, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं रखूंगा।
तो ये पुलिस बातें पुलिस के बारे में करने वाले लोग जो अपराधियों और सब, आदम गोडवी की बात बहुत अदब से कह रहा हूं, जिन्होंने जो समाजवादी ही थे जिन्होंने कहा था कि पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। और जो बहन मायावती ने तारिक खान जी को भी फ्रेम में रख लीजिए। जो केस किया था, केस में लिखा क्या था भाई भट्टी बता रहा हूं, केस में FIR में लिखा था कि सपा के गुंडों ने मुझ पर प्राण घातक हमले किए, मेरी अस्मत लेने का प्रयास किया, मुझ पर ही जान लेने, और बचाया किसने? भाजपा के लोगों ने। भाजपा पर राष्ट्र को, महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को, सबको भरोसा है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, वो पुलिस के उनके समय में तो एक अपराधी था जो अब नहीं रहा, उसने थाना पे, इलाहाबाद थाने पर जब ताला मार दिया था और चाबी के लिए उसे चिरौरी की थी उस समय के मुख्यमंत्री ने कि भाई खोल दो, ताला खोल दो किसी तरह से। ये पुलिस का क्या हाल कर रखा था इन लोगों ने। पुलिस के, मैं इससे ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, मर्यादा के आप इससे ज्यादा मत कहिए, लेकिन वो कह रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं आपको। तारिक खान बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब भी ले लीजिए ना। अब भाई ऐसा है ना कि अब पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे ही मूड खराब हुआ चुनाव आयोग का, राजीव साहब का, और उन्होंने 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। सुबह नाश्ता कर रहे थे, कुछ अचानक मुंह में आ गया, गुस्सा आया उनको। ना कोई प्रूफ थे कि पुलिस ने लाठियों से जनता को मारा, हमने हजारों प्रूफ नहीं सबमिट किए चुनाव आयोग में, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया चुनाव आयोग। ये सारी बातें सही होगी क्योंकि तारिक जी आपको रोकना पड़ेगा। निखिल, यहाँ से लिए चलेंगे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सीधे प्रसारण के लिए लाइव साहित्य आज तक के कार्यक्रम में। पुरी जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आज तक साहित्य जागृति सम्मान के विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। जो समाज या संस्थान साहित्य साधना से जुड़े रचनाकारों का सम्मान करता है, उसके भविष्य के प्रति विश्वास मजबूत होता है। इस सम्मान समारोह का आयोजन करने के लिए मैं इंडिया टुडे ग्रुप की सराहना करती हूँ। आज तो साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मैं गुलजार साहब को विशेष बधाई देती हूँ। साहित्य और कला जगत के ये सदैव समर्पित रहे हैं। उनके एक फिल्म मीरा का उल्लेख में आज कुछ कहना चाहूँगी। 16वीं सदी के मीराबाई ने भक्ति साहित्य की अमर कविताओं की रचना की। साथ ही मीराबाई ने मध्यकालीन भारत के समाज में महिलाओं को बंधन में रखने वाली मान्यताओं को खारिज कर दिया था। मीराबाई सामाजिक यातनाओं के बीच आस्था और साहित्य के विजय का प्रतीक है। आज से लगभग 45 साल पहले बनी मीरा फिल्म के रूप में गुलजार साहब ने हमारे सिनेमा, समाज और साहित्य को एक कलापूर्ण धरोहर सौंपे। ऐसी कृतियों के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। मैं मानती हूँ कि महिलाओं के दृष्टिकोण को समझने वाले संवेदनशील पुरुष हमारे समाज को बेहतर बनाते हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज श्रेष्ठ रचना सम्मान प्राप्त करने वाली उषा प्रियंवदा जी कई दशकों से निरंतर साहित्य सेवा करती रही है। वे महिला अनुभूतियों को आधुनिक सोच के साथ व्यक्त करती रही है। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ। आज सम्मानित रचनाओं में गांव गरीब किसान का जीवन है। लगभग 1200 वर्ष पहले के ओडिशा की पृष्ठभूमि में वैद्य और शैव पंथों से जुड़े कथा है जो गुलजार साहब की जीवनी है। झारखंड के परिवेश में भारत के गांव कस्बे का चरित्रण है। एक पौराणिक कथा के प्रसंग में नारी के साहित्यिक संघर्षों की गाथा है तथा भारतीय परंपराओं के सौंदर्य को अद्भुत चित्रकला के माध्यम से प्रसारित करने वाली केरल में जन्मे राजा रवि वर्मा का एक गुजराती भाषा के विद्वान द्वारा लिखा गया जीवन वृत्त है। इस तरह आज पुरस्कृत कृतियों में
अतीत से वर्तमान तक के भारत की विविधता का दर्शन भी होता है और साहित्यकारों को कई पीढ़ियों का एक साथ परिचित भी मिलता है। मैं आज सभी रचनाकारों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में रचित स्थानीय साहित्यों में अखिल भारतीय चेतना सहज ही विद्यमान रहती है। ये रचना रामायणों और महाभारत से लेकर हमारी स्वाधीनता संग्राम से होते हुए आज के साहित्य में भी दिखाई पड़ती है। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास द्वारा भारतीय चेतना की ये अभिव्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। मनेत्रे भारत शिलाशाल ग्राम प्रतिस्थाने मोर प्रिय पुरी धाम, अर्थात मेरी दृष्टि में भारत भूमि का एक एक पत्थर शिलाग्राम की तरह उपासना यज्ञ है। भारत का प्रत्येक स्थान मुझे जगन्नाथपुरी धाम की तरह प्रिय है। मुझे आज तक से ये अपेक्षा करती हूँ कि आज आप सब विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य को लोगों तक पहुँचाए। संताली भाषा के महाकवि डॉक्टर रामदास टुडू तथा कवि साधु रामचंद्र मुर्मू की हृदय को छूने वाली रचनाओं से भी साहित्य प्रेमियों का परिचय करवाइए तथा अन्य वंचित वर्गों के साहित्य जैसे कि सब अल्टर्न लिटरेचर कहा जाता है को भी प्रस्तुत कीजिए। आप साहित्य के छुपे हुए रत्नों को सामने ले आइए। साहित्य सेवा का जो काम साहित्यिक पत्रिकाएं बहुत कठिनाई से कर पाती है, उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बहुत बड़ी पैमाने पर कर सकते हैं। ऐसा करके आप भारतीय समाज और साहित्य की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। देवियों और स्वजनों, जो व्यक्ति परिवार या समाज सही अर्थों में संवेदनशील है वो अपने बच्चों की सभी जरूरतों को केंद्र में रखता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब बाल साहित्य को प्रोत्साहित करने का प्रयास भी करें। मौलिक लेखक तथा अनुवाद के माध्यम से बाल साहित्य को समृद्ध बनाना देश और समाज को समृद्ध बनाने में सहायक होगा। विश्व का महानतम साहित्य किसी भी तरह की सीमाओं को नहीं मानता, यहाँ तक कि वह निरक्षरता की सीमा को भी नहीं मानता। ओडिशा के घर घर में गांव गांव में साक्षर निरक्षर सबू लोग अति बड़ी जगन्नाथ दास के भागवत की पंक्तियों को उल्लेख करते रहते हैं। कम पढ़े लिखे किसान और मजदूर संत कबीर के दोहे को उनके गहरे अर्थों को समझते भी है और आपस में बातचीत में मुहावरे के तरह उनका प्रयोग भी करते हैं। महानतम साहित्य सबको समझ में आता है। इसी को विद्वान लोग साहित्य की संप्रसारणता कहते हैं। किसी कृति के साहित्यिक होने या ना होने का निर्णय केवल समालोचक नहीं कर सकते हैं, ये निर्णय सामान्य साहित्य प्रेमी करते हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस को तत्कालीन विद्वानों ने अनेक कारणों से खारिज कर दिया था। रामचरितमानस की भाषा संस्कृत नहीं थी बल्कि सामान्य लोगों की भाषा थी। ये भी विद्वानों द्वारा उस महाकाव्य के बहिष्कार का एक प्रमुख कारण था। वो महाकाव्य साहित्य जगत का अमूल्य रत्न माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि जो साहित्यकार लोगों के सुख दुख से जुड़े रहते हैं उनकी रचनाओं को पाठकों से स्नेह प्राप्त होता है। जो साहित्यकर्मी समाज के अनुभवों को केवल रॉ मटेरियल समझते हैं उन्हें समाज भी खारिज कर देता है। ऐसे साहित्यकर्मियों का काम एक छोटे से लिटरेरी एस्टैब्लिशमेंट यानी साहित्यिक तंत्रों में सिमट कर रह जाते हैं। जहाँ बौद्धिक आडंबर और पूर्वाग्रह है वहाँ साहित्य नहीं है। मैं समझती हूँ कि लोगों के दुख दर्द में भागीदार होना साहित्य की पहली शर्त है। दूसरे शब्दों में मानवता के प्रवाह में जुड़ना साहित्य की कसौटी है। साहित्य वही है जो मनुष्यता को
शक्ति प्रदान करे, समाज को बेहतर बनाए। साहित्य मानवता के शाश्वत मूल्यों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालता है। साहित्य समाज का नई संजीवनी देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर अनेक संतों, कवियों तथा सरस्वती चंद्र नामक उपन्यास सहित कई साहित्यिक रचनाओं का प्रभाव पड़ा था। साहित्य के ऐसे प्रभाव का सम्मान करना ही चाहिए। आज तक साहित्य जागृति सम्मान के विजेताओं को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम सब के सामने गुलजार साहिब ने बहुत बड़ी बातें रखी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जरूर चाहूँगी कि मैं जो भी साहित्यिक, जो भी गल्पिक, जो भी लेखक मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उनको बुलाती हूँ, लेकिन मेरे तरफ से जरूर साहित्यकारों का एक सम्मेलन करूँगी। आप जो कहते हैं मिलना जुलना ज़्यादा कीजिए, मैं सबसे मिलती हूँ। मैं सबसे मिलती हूँ। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का नहीं है, ये राष्ट्र से समर्पित है, ये राष्ट्र का है। राष्ट्र से जुड़े सभी लोगों का अधिकार है। कोई आना चाहे आ सकता है, लेकिन मैं अपने ओर से जरूर साहित्यिकों का सम्मेलन करूंगी बीच बीच में, जितने दूर मेरा टेन्योर है, और मैं आपको जरूर बुलाऊंगी, क्योंकि साहित्य ही एक काम। साहित्य नहीं होता तो हम नहीं होते। हम आज जितने भी पढ़ाई करते हैं, जितने भी किताबें लिखते हैं, जितने भी साहित्य पढ़ाई जाता है, आपका बदौलत है, आपका दान है, आप लोगों का, आपका समूहों का दान है। इसीलिए आपको सम्मान देना, आपको बुलाना मेरा कर्तव्य है। मैं जरूर जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं उनको मैं मिलती थी। मुझे लगता है मेरा भी कर्तव्य बनता है आपको बुलाने का। मैं जरूर बुलाऊंगी। इंडिया टुडे ग्रुप की सराहना करते हुए मैं ये विश्वास व्यक्त करती हूँ कि आपके समूह द्वारा साहित्य के प्रति योगदान को और अधिक व्यापक और सार्थक बनाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो साहित्य आज तक के कार्यक्रम में को संबोधित कर रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और साहित्य के प्रति उनका समर्पण साफ तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने चलते चलते अंत में ये बात कही कि साहित्य का सम्मेलन भी वो अपने यहाँ कराना चाहेंगी, और बीच बीच में ऐसा जमावड़ा साहित्यकारों का वो लगाना चाहेगी जो सृजन करते हैं, जो चीज़ों की रचना करते हैं, वो निश्चित तौर पर महान है। और राष्ट्रपति ने एक बात और कही कि साहित्य है इसलिए हम हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक और बात कही उन्होंने कि राष्ट्रपति भवन आप सबका है जी, वो राष्ट्र का है, किसी एक इंसान का नहीं। उन्होंने सबको कहा कि कोई भी वहां आना चाहे तो वो आ सकता है मुझसे मिलने भी और राष्ट्रपति भवन देखने के लिए भी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है जो महामहिम की तरफ से ये बोली गई। जी बिल्कुल। और इसके बाद हम अपनी चुनाव की चर्चा को, जनादेश को आगे बढ़ाएं, उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो DD न्यूज पर आप देख रहे हैं जनादेश। हमारे साथ चर्चा करने के लिए पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से जरा अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तारिक खान जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। अब मैं सीधे से बस इतना ही बात कहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटों पर चुनाव कराए गए वो एक काला धब्बा है। भारतीय लोकतंत्र, चुनावी प्रणाली जिस तरीके से अपनाई गई, जो किया गया, ऐसा कितनी बार हुआ है? कब हमने इस तरीके के देखे हैं कि 6-6, 7-7 पुलिस वाले सस्पेंड किए जाते हैं, विद प्रूफ के साथ दिया जाता है? क्या ये एक नॉर्मल घटना थी? अगर हुई है तो मुझे बता दीजिए कि कब किस चुनाव में हुई है, मैं मान लूंगा
मगर उस चीज का संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया, मगर जो कार्यकर्ता बनकर पुलिस वाले, वहां के पूरा प्रशासन काम कर रहा था कई सीटों पे, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। चिन्हित कर बूथों पे पुलिस वालों को लगाया गया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी वाले गुंडे हैं, तो वो बात अलग की है, ये आरोप हमारे ऊपर लगता रहता है, मगर इस बार आपने पुलिस वालों को ही गुंडा बनाकर उनसे जनता के लोकतंत्र को लूटवाने का काम किया और लोकतंत्र को कलंकित करने का काम। धनंजय गिरी जी, देखिए रीमा जी, ऐसा है ना कि लोक और तंत्र, हमें लोक पर भरोसा है कि लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और तंत्र पर भी भरोसा है। अब आप तंत्र को दो भागों में बांट रहे हैं। वही चुनाव आयुक्त आरोप लगने के बेसिस पर अगर पुलिस वालों को सस्पेंड कर रहे हैं तो आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस की, यानी कि तंत्र अगर आपके अनुकूल है तो तंत्र ठीक है। यानी जैसे कि राहुल गांधी का है कि अगर कर्नाटका में जीत गए तो ठीक है, तेलंगाना में जीत गए ठीक है, हिमाचल में जीत गए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हार जाते हैं लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। राजस्थान हार जाएंगे, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, तंत्र खतरे में आ जाएगा, मशीनें खतरे में आ जाएंगे। सुबह ही दिग्विजय सिंह का ट्वीट आ गया था कि मशीनें ठीक नहीं है। तो ये जो इस तरह की बातें हैं, कोई भी व्यक्ति को एक चीज पे, लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, लोक लज्जा है ही नहीं। आप तंत्र को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, क्योंकि तंत्र को हमेशा आपने कंट्रोल करके चला है, तंत्र पर आप हमेशा हावी रहे। लोग को का कल्याण अभी कभी किया नहीं आपने। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गाली भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अगर आपकी 37 लोकसभा की सीटें आई थी तो सब कुछ ठीक है, यही पुलिस चुनाव कराते, यही सब चुनाव कराते हैं। लेकिन जब आप हार की हाहाकार से हाशिए पर चले जाते हैं तो आप उसी तंत्र पर सवाल उठाते हैं और उसी तंत्र को आप दो भागों में बांट देते हैं। उसी तंत्र के मुखिया को आप कहते हैं कि नहीं ठीक कर रहे हैं, और उसी तंत्र को जो जिस तंत्र से वही मुखिया काम ले रहा है, वही चुनाव आयोग, जब भी चुनाव होते हैं वो पुलिस वाले चुनाव आयोग के अंडर में ही होते हैं। और सुमित नागपाल भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। के पास आते हैं सुमित नागपाल जी, सुमित नागपाल के पास थोड़ा विश्लेषण के लिए आते हैं। सुमित नागपाल, ये आपने देखा कि आज जिस तरह से ट्वीट्स आए अखिलेश यादव के, उन्होंने कहा, फिर पीडीए की बात कही, उन्होंने कहा पीडीए जारी रहेगा और इस संघर्ष को आगे लेकर चलेगा। आपको लगता है कि इस चुनाव में पीडीए कहीं ना कहीं पिट गया है? मुस्लिम यादव जो समीकरण था वो पहले जो था वही इस बार भी इंटैक्ट दिखा, और इधर उधर की बातें चाहे कुछ भी की जाए, लेकिन दरअसल वो कहीं सामने टिकता हुआ नहीं दिखा। देखिए, इस चुनाव से बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं जो साफ क्लैरिटी हो रही है। एक तरफ तो मैं आपको ये बताऊं, मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है, जिस तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे वो महाराष्ट्र में हो, उनका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो सरकारें इस तरह का जो योजनाएं चला रही हैं, उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है, वो इस चुनाव से हमें क्लियर होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में एक चीज हमें क्लैरिटी हो गई है कि जो जिस विचारधारा से शिवसेना जो है वो बनी थी, उस विचारधारा को व्यक्ति के ऊपर जो है रखा गया है। तो आप ये देख लीजिए कि जो उम्मीद ये की जा रही थी कि उद्धव ठाकरे जो है वो किसी ना किसी तरह भुनाने की कोशिश करेंगे कि वो असली शिवसेना है, वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको जो है जनता ने नकार दिया है। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस निकल के आई हैं। सिमिलरली जो एनसीपी पार्टी है, उसमें भी ये सारी चीजें देखने को मिली कि जो विचारधारा है उसको जो है जनता व्यक्ति विशेष से ऊपर रख रही है। तो ये सारी चीजें इस इलेक्शन में हमको देखने को मिली हैं। और जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, मैंने अभी देखा कि समाजवादी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो भी एक बात कर रहे थे कि पुलिस जो है उन्होंने अपनी तरफ से कार्यकर्ता का रोल निभाया। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि आपको कि अगर कोई ऐसी छुटपुट इंसिडेंट सामने आते हैं, उससे एक लार्जर पिक्चर नहीं बदल जाती। लार्जर पिक्चर जो है वो देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में भी। और आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी जो लोकप्रियता है वो सामने आती है, उसका एक इम्पैक्ट रहता है और इसको हम नकार नहीं सकते। ठीक है सुमित, आपसे एक चीज और, जब आपने महाराष्ट्र चुनाव की बात कही है, दरअसल बहुत सारे आकलन अब इस बात के किए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की सियासत, और खासतौर पर उद्धव ठाकरे की सियासत, उसका आकलन कैसे करेंगे इन चुनावों में, इस जिसको कहते हैं बहुत बड़ी पराजय के बाद? अगर मैं एक राजनीतिक एनालिसिस करूं तो मैं ये मानता हूं कि इट्स ऑन द डिक्लाइन। उद्धव ठाकरे की जो सियासत है, मैं मतलब ये आपको बताऊं कि इस वक्त अब मतलब एक जो कहावत है हिंदी में, ना माया मिली ना राम,
तो उद्धव ठाकरे का हाल ये हो चुका है कि ना तो अब वो उस विचारधारा के रहे जिस विचारधारा को लेकर वो बड़े हुए थे, जिस विचारधारा को बाला साहब ठाकरे ने वहां पर एस्टैब्लिश किया था, उस विचारधारा को वो छोड़ चुके हैं। और उनकी अगर पर्सनालिटी की बात की जाए तो कोई ऐसा करिश्मेटिक पर्सनालिटी उनकी है नहीं जिसको कहूं कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उसका कोई इंपैक्ट आने वाला है। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ डिक्लाइन मैं ये कहूंगा कि उद्धव ठाकरे की तरफ से हुआ है, और इतना बड़ा डिक्लाइन हमको देखने को मिला है कि अब इस चीज से क्लैरिटी आ गई है कि व्यक्ति विशेष, सिर्फ आप ब्लड लाइन फॉलो करते थे बाला साहब ठाकरे की, इस वजह से लोग आपको नहीं, वो तो जनता ने नकार ही दिया सुमित, बिल्कुल जाहिर तौर पर। लेकिन विजय कृष्णा जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जो बात तारिक खान जो आरोप लगा रहे हैं वो उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया, लेकिन एक आरोप कांग्रेस ने भी लगाया, और कांग्रेस ने अभी पीसी करके कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके सहयोगियों ने हमें नहीं दी। जहां पर उनको समझ आ जाता है वहां पर वो दूसरे मुद्दों को उछाल देते हैं ताकि विरोधी जो हैं वो समझ ही ना पाए। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों ने नहीं दी, मतलब एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, यही नारे दिए। आपको रीमा पराशर जी, आपको ये बताना चाहता हूं, ना बीजेपी ना जो पार्टियां हैं इस देश का भविष्य को चुनते नहीं। यहाँ की जनता आके जो बैलेट बॉक्सेस होता है ना, वो बैलेट बॉक्सेस में जाकर मेरा नेता कैसा होना चाहिए और पार्टी किस सत्ता में आना चाहिए, ये जो तंत्र होता है ना, राजतंत्र होता है ना, ये डेमोक्रेसी होता है ना, उसमें ये वोट से तय किया जाता है। आप जितना भी कीजिए। आज आपको एक विषय पर बोलना चाहता हूं। संजय राउत जी बोल रहे कैसा हमारा असली शिवसेना है ना, लेकिन कैसा ये शिंदे पे शिंदे कूद के शिवसेना को इतना सीट आ रहा है। आपकी आवाज चली गई है, लेकिन तारिक खान जी आप दीजिए इस बात का जवाब। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई हमें, इसीलिए हम हारे। आप कह रहे हैं पुलिस ने हराया, कांग्रेस कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उसने हराया। तो हार को स्वीकार करना कब सीखेगा विपक्ष? मैम देखिए, प्रामाणिकता के साथ कोई बात कही जाए तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। हमने ये आरोप लगाया कि ये वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पे नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसी हजारों क्लिपिंग हमने चुनाव आयोग को भेजी। चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया और उस पर कई लोगों को सस्पेंड किया और उनको जिम्मेदार ठहराया। अब एक सवाल और उठता है, क्या इनको उस कैंडिडेट से कोई पर्सनल दुश्मनी थी या इनको कोई निर्देशित कर रहा था? वो कौन लोग थे जो इनको निर्देशित कर रहे थे कि वोटर्स को मारो भगाओ? पहली बात तो ये वोटर्स को मार रहे थे, भगा रहे थे। 7 की जगह कई लोग थे। इसको माना चुनाव आयोग ने। क्या एसपी निर्देश नहीं दे रहे थे, सीएम निर्देश नहीं दे रहे थे, डीएम निर्देश नहीं दे रहे थे, एसडीएम निर्देश नहीं दे रहे थे? इनको आसमान से, जुपिटर से इनको मैसेजेस आ रहे थे कि वोटर्स को भगाओ। क्या मतलब है मैम? इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि सोची समझी साजिश थी, ऐसा किया गया, वोटर्स को भगाया गया ताकि कुछ पोलिंग बूथ पर वो चिन्हित था, वो बाकायदा बीजेपी के कैंडिडेट ने वहां के लोकल जो पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन है उनको दिया था कि इन पोलिंग स्टेशंस पे आपको लोगों को डिस्टर्ब करना है। और चुटपुट घटना, ये लोकतंत्र के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, गर्व से हम कहते हैं, ये चुटपुट घटना है। तो तारिक खान, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने आंशिक रूप से काम किया, आपके मुताबिक जो शिकायत आई उस पर उन्होंने एक्शन लेते हुए सस्पेंड तो किया, लेकिन उस पर और काम नहीं किया, जिसकी वजह से आप चुनाव हार गए थे। आप रिस्पॉन्ड करेंगे धनंजय गिरी? नहीं, मैं इसको और एलोबरेट करूंगा। ठीक है, इतने का जवाब ले लें पहले। धनंजय जी। हेलो जी। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि भगाया, नहीं जाने दिया, तो जब तक कोई वोट नहीं डाल रहा है, कौन जानता है कि कौन किसको वोट देने जा रहा है और क्यों किसी को रोका जाएगा? ये ड्रामा ये पहले बार समाजवादी लोग कथित तौर पे महिला को आगे लाने की बात करते हैं, लेकिन इस समाजवाद पहली बार बुर्कावाद में कन्वर्ट हुआ। एक दिन पहले चिट्ठी लिखी गई कि किसी की जांच न की जाए, सबको जाने दिया जाए, खुला खेल फरुखाबादी किया जाए, जिसको मन करे जाए, बुर्का लगाए, घूंघट लगाए, गमछा बांधे जाए, वोट डाल के चला है। जैसा कभी होता था, बूथ की हैकिंग होती थी, लगातार चुनाव को बोगस वोटिंग होती थी, वही अंधेर गर्दी चौपट राजा वाला हिसाब किताब चाह रहे थे, जो कि संभव नहीं है। कहा गया कि भाई जांच होगी, सबकी जांच होगी, बुर्के की भी जांच होगी, घूंघट की भी जांच होगी, गमछे की भी जांच होगी, सबकी जांच होगी। अब जांच करने के लिए अगर आपसे कहा गया तो आप दो, हम 50, 5 हमारे 75, सबके हाथ में 2-2 पत्थर, आप पत्थर लेकर के पुलिस पर फेंक रहे हैं।
वीडियो तो ये भी है कि वो कह रहे हैं कि आपको किसने रोकने के लिए कहा, कह रहे हैं कि पुलिस आपको पत्थर फेंकने के लिए किसने कहा आपको पुलिस पर पत्थर फेंकिए। और पुलिस पर पत्थर फेंकने के लिए ये कौन लोग हैं जो सब जगह पत्थर फेंकते हैं, जो पत्थर लेकर के लोकतंत्र को लुहान करने वाला है, ये पत्थर लेकर के हाथ में आप कहेंगे। तारिक खान जी, सवाल ये भी है, पुलिस पे पत्थर और ये वीडियो की बात तो चलिए एक अलग है, उस पर एक अलग तरीके की डिबेट हो चुकी है, लेकिन तारिक खान जी जो नतीजे आए ना, आपने एक वर्ग की बात कही, एक धर्म की बात करी, एक संप्रदाय की बात करी, और उसी के आधार पर आपने चिट्ठी भी लिखी इलेक्शन कमीशन को। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी जीत रही थी आज, और जीती। पहली बात, हमने जो चिट्ठी लिखी थी वो जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है जिसमें मैनुअल बुक बनी हुई है कैंडिडेट के लिए, उसके पेज नंबर 111 पैरा 12.1.8 पे लिखा हुआ है कि पुलिस किसी भी वोटर का आइडेंटिटी कार्ड नहीं चेक करेगी, वो महिला हो और कोई भी हो, अंदर चेक होगा। इसी बात का संज्ञान लेकर बाकायदा चुनाव आयोग ने उसमें लिखित में जारी किया कि हाँ ये बात सही है, हमारी बात पे मुहर लगाई। अब आप उसको बुरखे और मुसलमान से जोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर राजस्थान में चुनाव हो रहा होता, हमारी बहनें इतना गूंगा तोड़ के जा रही होती, उसको भी पुलिस नहीं चेक करेगी। वो जब अंदर जाएगी वहां पीठासीन आपकी चिट्ठी में बुरका शब्द लिखा था या नहीं लिखा था? लिखा था ना, तो बोल दिया तो क्या गलती कर दी? आप कह रहे हो आप बुरका शब्द बोल रही हैं, उसमें लिखा था बुरका इसलिए बोला बुरका। एतराज उस बात पे था मैन कि पुलिस बाहर नहीं चेक करेगी। ये मैनुअल जो चुनाव आयोग का, इसीलिए कहते हैं संविधान के लुटेरे लोग संविधान को नहीं मानते हैं। जो मैनुअल है चुनाव आयोग का उसमें लिखा हुआ है मैनुअल फॉर वोटर लिस्ट फॉर कैंडिडेट बनी हुई है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो आपकी बात सुन ही ली थी ना आपके मुताबिक, तो फिर गलती कहां हो गई? फिर तो सब ठीक ही चल रहा है ना। एक सेकंड पहले रायता तो फैला दिया ना आपने, पहले वोटर्स को भगा दिया, उसके बाद सस्पेंड हो गए। उससे क्या मतलब, हमारा वोटर तो चला गया, अब काहे का दुनिया का सबसे अच्छा उसके बाद निकला ही नहीं आपका वोटर, बाहर ही नहीं निकला, एक बार चला गया तो आप वापस नहीं ला पाए। एक बार धनंजय गिरी से निकलेगा वो, धनंजय जी रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है सुमित नागपाल आ रहे हैं आपके पास, एक मिनट धनंजय जी से। हाँ देखिए, सबसे गलत बात यह है अर्धसैनिक बलों के चेक करने पर रोक है। पीठासीन अधिकारी आइडेंटिटी कार्ड चेक करेगा और पुलिस सुरक्षा के ख्याल से कुछ भी चेक कर सकती है, जांच कर सकती है कि आदमी, वो जरूरी नहीं कि वोटर आई कार्ड ही दिखाए, वो कोई भी अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दे कि भाई मैं फलां ढिमकाना हूं, मैं वोट देने जा रहा हूं, ये नियम है। अर्धसैनिक बलों के चेक करने पर रोक है, लेकिन आप उसको मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं? आप ऐसे कर रहे हैं संविधान के लुटेरे। किसने संविधान को लूट लिया, कब लूट लिया? और संविधान को आपने माना कब? संविधान को तो आपने लूट लिया जब एएमयू में दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। संविधान को आपने लूट लिया जब जामिया मिलिया में आपने दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। संविधान को आपने लूट लिया जब 70 साल तक बाबा साहब के दिए गए संविधान से आपने जम्मू कश्मीर में दलितों का आरक्षण नहीं लागू होने दिया। संविधान को तो लागू हमने किया है, एक्चुअल ट्रू स्पिरिट में संविधान को लागू किया नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद, जब पहली बार इस देश में देश के संविधान की शपथ जम्मू कश्मीर में खाई गई। ये तो ऐसे मुनाफिक और बकार लोग भी थे, किसी मुल्क में रहकर एक देश में 2 संविधान और 2 कानून की बात करते थे, वो संविधान के लुटेरे थे। हम संविधान के रक्षक हैं। नरेंद्र मोदी नेशन जवाब देने का मौका दीजिए, जवाब देने का मौका दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। अब आप जामिया मिलिया की बात कर रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 15 और उसका सब पैरा 5 क्या कहता है कि अगर अल्पसंख्यकों के लिए, और वो अल्पसंख्यक भाषाई हो सकते हैं और रिलीजियस हो सकती हैं, वो वहां पर रिजर्वेशन की बात नहीं होगी। ये आपकी सत्ता है, संविधान में अमेंड कराइए। और जब तक आर्टिकल 15(5) में ये लिखा हुआ है, होता रहेगा। आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, अमेंड कराइए। सत्ता में है। ये चिट्ठी भेज रहा हूं आपको जो चुनाव आयोग ने जारी की थी। मैम रीमा मैम, इसको जरा चलाइए। अभी आपको भेज रहा हूं चुनाव आयोग की चिट्ठी कि कोई भी अर्धसैनिक बल, कोई भी पुलिस वाला पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई आइडेंटिटी चेक नहीं करेगा। यह अधिकार पीठासीन का है। भेज रहा हूं रीमा पराशर मैम को। अरे इतने उग्र हो गए आप, इतने उग्र हो गए, उत्तेजित मत होइए। और दूसरी बात ये, मुझको ये लगता है कि देखिए तारिक जी, मुझे ये लग रहा है कि ठीक है, आपका अपना पॉइंट है, आपका अपना पॉइंट हो सकता है। मेरा अपना पॉइंट नहीं है ये, नहीं आप ठीक है, आपका अपना पॉइंट हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो सेल्फ आकलन करने वाली बात है, जो आत्म अवलोकन करने वाली, मैं सुमित नागपाल के पास जाऊंगा। सुमित नागपाल, जो आत्म अवलोकन करने की बात है और चुनाव हारने के बाद जो सदाशयता से उसको स्वीकार कर लेना और ये देखना, ढूंढना, उसका विश्लेषण करना कि आखिर गलती कहां हुई है, एक नए सिरे से जुटना, ये अब लगभग आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है, इस पर भी एक ब्रेक सा लगता नजर आ रहा है।
देखिए, मैं इस बात से पहले, मैं इस बात पे मतलब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनकी एक बात का जब मैं अवलोकन करता हूं, जब मैं एनालिसिस करता हूं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हम ऐसा समझ रहे हैं कि कोई भी वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है हम उसको गॉस्पेल ट्रूथ समझ लेंगे कि बिल्कुल सच है वो। क्या हमने उस इंडिविजुअल वीडियो को चेक किया कि किस कंटेक्स्ट में कोई पुलिस वाला जो है वो जांच कर रहा था किसी की? अगर कोई आई कार्ड मांगा गया, अगर कोई चुनाव चल रहा है तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तो पुलिस की होती है। अगर पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति अगर संदिग्ध है तो क्या उसकी पहचान नहीं ले सकता पुलिस वाला? मेरे को बहुत हैरानी लग रही है ये बात सुन के कि पुलिस वाले जो है बिल्कुल कोई काम कर ही नहीं सकते। आप ये मान के चलेंगे कि कोई भी वीडियो इंटरनेट पे आ जाएगा और उसको आप मान लेंगे? मैंने भी अभी ये चिट्ठी देखी, मुझे लगा था तारिक खान जी कोई नई चीज मुझे देने वाले कि चिट्ठी ऑलरेडी सारे चैनल चला चुके हैं, हम भी चला चुके हैं, इस पर डिबेट भी कर चुके हैं पूरे इलेक्शन कमीशन पे। इसमें क्या नई बात है? तो सबको पता था, तो इसमें नया क्या है जो आप खुलासा कर रहे थे अभी? मैं ये खुलासा कर रहा था कि पुलिस का अधिकार नहीं है मैम आईडी चेक करना। पुलिस का ये अधिकार है या नहीं कि अगर उस पर पत्थर बरसाए जाएं तो वो खुद की रक्षा करे, दूसरों की रक्षा करे? हाँ, अब जवाब भी लीजिए। या नहीं है? पुलिस वहां है क्या? फिर किस लिए है पुलिस वहां पर? एक सेकेंड, मेरे पास 1000 वीडियो है पुलिस को लोगों को लाठी मारते हुए, भगाते हुए, लोगों का वोटर आईडी कार्ड हाथ में कि मुझे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। मुझे एक वीडियो पत्थर फेंकते हुए दिखाइए, चलिए दिखाइए। दिखाइए धनंजय गिरी जी, बताइए भाई क्या है? दिखाइए, नहीं होगा, दिखाइए सोशल मीडिया के इस दौर में। धनंजय गिरी बताइए भाई, दिखाइए क्या सारे चैनलों पे चला है लगातार पूरे दिन पत्थर की जो घटना हुई है, पत्थर फेंके जा रहे हैं पुलिस वालों पे, कोई आज से थोड़े फेंके जा रहे हैं।